तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज फिर हम लोगों की मुलाकात हो रही है। हम लोगों ने अभी तक हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देख लिए हैं 2023 2024। हमने पॉलिटिकल साइंस का भी 2024 वाला पार्ट देख लिया है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2023 पॉलिटिकल साइंस पीवाईक्यू। देखो दोस्तों, कहीं ना कहीं चाहे हिस्ट्री हो चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, मैंने आप लोगों को एग्जाम सॉल्व करने की एक अप्रोच डेवलप कराने की कोशिश की है। मैंने कोशिश की है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को अगर बहुत कंफ्यूजन भी है क्वेश्चन में, तो भी वो आप कैसे क्लियर कर सकते हो, कैसे आप क्वेश्चन पेपर में लूप होल्स ढूंढकर उन लूप होल्स को पहचान कर क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैंने आप लोगों को कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश की कि क्वेश्चन के साथ डील करना भी एक आर्ट है, कि कैसे आप क्वेश्चन पेपर के साथ डील करते हो, कैसे आप उसको पढ़ रहे हो, कैसे आप उसको समझ रहे हो, ये भी क्या है, ये भी एक आर्ट है। तो दोस्तों, 2024 वाला पार्ट हम खत्म कर चुके हैं। आज हम लोग शुरुआत करेंगे 2023 वाले पार्ट से। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो एस्पायरिंग एसएस, हम लोग आपके साथ तत्पर तैयार हैं, जुड़े हुए हैं। आप लोग भी अपना प्लीज सपोर्ट दिखाइए। ठीक है, प्लीज कमेंट किया कीजिए, प्लीज लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब करने में आपका बहुत फायदा है। आपको आने वाली वीडियोस जो आपके और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड होंगी, जो आपके और आगे फ्यूचर के लिए बहुत काम की होंगी, वो वीडियोस आपको इस चैनल पे जरूर मिलेंगी। तो ये आपके लिए बहुत काम की चीज है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं 2023 पॉलिटिकल साइंस। तो शुरुआत करते हैं। हाउ मैनी परसेंट ऑफ द एलिजिबल वोटर्स ऑफ इंडिया ऑफ द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड फ्रॉम अक्टूबर 1951 टू फेब 1952। तो सही बात है, जो पहले भारत के इलेक्शन हुए हैं, भारत के जो फर्स्ट जनरल इलेक्शंस जो हुए हैं, भारत के जो फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हुए हैं वो 1951 टू 1952 के बीच में हुए हैं। ठीक है, 1952 के बीच में हुए हैं। ठीक है, समय लगा था इन एग्जाम इन इलेक्शंस को होने में। और ये पूछ रहा है कि इस टाइम पे कितने परसेंट लोग जो थे वो क्या थे, वो शिक्षित थे, वो एजुकेशन, वो उनके पास शिक्षा प्राप्त थी। ठीक है, वो एजुकेटेड थे। तो कितने परसेंट लोग होंगे। देखो दोस्तों, 100 तो आप आज भी टिक नहीं लगा सकते। ठीक है, 100 तो आप रहने ही दो। उसके बाद आप सोचो कि ये बात कितनी पुरानी है आज से। ठीक है, आप मोटे मोटे तौर पर भी देखो तो तकरीबन तकरीबन 70 ईयर्स 73 ईयर्स पुरानी जो ये बात है। आप खुद सोचो कि भाई आज जितने भी लोग भारत में लगभग पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, अब आप खुद सोचिए कि भारत में भी आज 100% लोग जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं है। ठीक है, आज भी भारत के अंदर 100% लोग पढ़े लिखे नहीं है। तो आप एक बार ये सोचिए कि उस समय पर इतने लोगों का पढ़ा लिखा होना क्या पॉसिबल होगा। तो इसीलिए आप खुद देखिए कि आज भी भारत में अगर मैं बात करूं, इवन आज भी मैं बात करूं प्रेजेंट डे 2025 में, तो भारत में कितने लोग पढ़े लिखे हैं। अप्रोक्सीमेटली 80% लोग पढ़े लिखे हैं, अप्रोक्सीमेटली। और अगर आप 2011 का जनसंख्या ले, सेंसिस ले, 2011 की सेंसिस ले, तो आई थिंक 74% जो लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं। 74% लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं। तो आप देखो, 100 तो आप वैसे ही हटा दो ना यार दोस्तों, 100 तो क्या ही होंगे। ठीक है, फिर दूसरी बात आप सोचिए कि ये बोल रहा है 74%, 2011 में ही कितने थे, 74%। ठीक है, और आज 2025 में आकर और आज कैमरे को सेट करना पड़ता है दोस्तों। तो आज 2025 में आकर हम लोग लगभग 80% है। तो सीधी बात है ना कि जब भारत के पहले इलेक्शन हुए होंगे तो हम 50% भी एजुकेटेड नहीं होंगे। सीधी बात है ना। नहीं तो एक बात बताओ, बाकी 30% होने में हमें 75 साल लग जाते, ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है,
तो ये दोनों ऑप्शंस तो ना बहुत इजीली जो है वो इनकरेक्ट हो जा रहे हैं, ठीक है। इनके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अब बचते हैं 25% और 15%, ठीक है। अब आप अगर सेंस लगा लोगे, आपको याद होगा, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आपको याद होगा उस समय भारत के लोग जो थे, ज्यादातर लोग अनपढ़ हुआ करते थे, ज्यादातर लोग। इसमें सबसे लीस्ट ऑप्शन जो है वो 15% है। तो 15% जो होगा वो आपका करेक्ट होगा, ठीक है। देखो दोस्तों, आप इन दोनों को इरेडिकेट बहुत आराम से कर सकते थे। 25 और 15 में से आपको जवाब लगाना था। अगर आपको थोड़ा भी क्लास में कुछ याद होगा, आपने पढ़ा होगा, तो आप डेफिनेटली ये लगा सकते थे, मुश्किल नहीं था। उसके बाद, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द मिनिस्टर फॉर हेल्थ इन इंडिपेंडेंट इंडिया फर्स्ट मिनिस्ट्री। अच्छा, भारत के आजाद होने के बाद भारत के पहले हेल्थ मिनिस्टर कौन है? तो पहले हेल्थ मिनिस्टर है सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर और अरुणा असफ अली। देखो दोस्तों, मैं आपको इसका पहले तो करेक्ट आंसर बता देता हूं। करेक्ट आंसर तो इसका क्या है? राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है। और बाकी जो दो ऑप्शन है, जैसे सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू और विजय लक्ष्मी पंडित और अरुणा असफ अली, अब इनके बारे में मैं ना आपको थोड़ी थोड़ी बातें बताता हूँ, शायद आप तब समझ पाओ। देखो दोस्तों, सरोजनी नायडू जो है, उनकी खासियत ये है, सरोजनी नायडू की खासियत ये है कि ये फर्स्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट है, फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। तो कांग्रेस की पहली क्या है, ये महिला प्रेसिडेंट थी, तो ये तो नहीं है, ठीक है। अरुणा असफ अली के बारे में अगर आप मुझसे पूछो ये कौन है, तो अरुणा असफ अली के बारे में बताऊंगा कि ये बड़ी पॉपुलर लेडी थी। इन्होंने 1942 में एक आंदोलन हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, तो उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और बहुत पॉपुलर भी हुई थी, ये बहुत पॉपुलर भी हुई थी। और ये भी क्या है, एक फ्रीडम फाइटर है, ये भी क्या है, एक फ्रीडम फाइटर है, ठीक है। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, एक्टिविस्ट। चलिए, और फाइनली बच गए कौन? विजय लक्ष्मी पंडित जी। ये कौन है? तो आई थिंक ये पहले, विजय लक्ष्मी पंडित, आई थिंक ये प्री इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस से पहले, जब भारत आजाद नहीं हुआ था, तो ये कैबिनेट का पार्ट थी, कैबिनेट का पार्ट थी। और इंडिपेंडेंस के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है, भारत सरकार ने इनको बहुत जगह अम्बेसडर बना के भेजा, भारत का अम्बेसडर थी, अम्बेसडर ऑफ इंडिया। भारत की क्या रही है? अम्बेसडर थे, ठीक है। बहुत जगह पे भारत की अम्बेसडर। तो विजय लक्ष्मी पंडित। फाइनली कौन है? राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है। बहुत फेमस है भाई, हेल्थ के एरिया में इन्होंने जो है वो बहुत काम किए थे, ठीक है। तो सेकंड पर्सन तो ये हो गए। थर्ड पे आ जाते हैं आप। थर्ड क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट विद द रेफरेंस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? ऑल द प्रिंसली स्टेट्स। अब आजाद भारत के बारे में कुछ लाइंस है, देखते हैं क्या कौन सी करेक्ट है। पहली है, ऑल द प्रिंसली स्टेट्स एग्रीड टू ज्वाइन द इंडियन यूनियन विलिंगली। यार देखो दोस्तों, कुछ भी नहीं तो आपको ये पता होगा कि क्या सारे प्रिंसली स्टेट्स, क्या सारे प्रिंसली स्टेट्स जो थे वो भारत में मिलने के लिए तैयार थे? क्या आप इस बात से एग्री कर रहे हो कि सारे प्रिंसली स्टेट जो थे वो भारत में मिलने के लिए तैयार थे? आपको खुद याद होगा, तीन तो खासकर याद होंगे, जूनागढ़, 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 हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद, और आपको याद होगा जम्मू एंड कश्मीर। ये तीनों एग्री नहीं हो रहे थे ऐड होने के लिए, तो ये तो लाइन वैसे ही मुझे लगता है गलत हो जाएगी, ठीक है। तो पहली तो क्या ही गलत हो गई, अपनी पहली लाइन तो ये ही गलत है। चलिए आगे चलते हैं। द इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री नीडेड टू बी डिवॉन अफ्रेश, ठीक है।
द इंटरनल बाउंड्री ऑफ द कंट्री इज डिमांडेड टू बी फ्रेश। चलिए, ये यहाँ पे बोलना चाह रहा होगा द बाउंड्री ऑफ द कंट्री नीडेड टू बी डिवाइडेड फ्रेश। तो मतलब नए तौर से जो है वो कंट्री की बाउंड्री जो है वो क्या होगी इंडिपेंडेंस के बाद, वो होगी, मतलब डिवाइड होगी या बनेगी। ठीक है, तो क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? तो यार यही तो हुआ था, जैसी भारत जैसी आज़ादी मिली थी, आज़ादी के बाद ही इंटरनल बाउंड्री, भारत और पाकिस्तान दो देश नहीं निकले थे, भारत और पाकिस्तान निकले थे, डिवाइड हो गई थी बाउंड्री। सही बात है, फ्रेश बाउंड्री बनी थी, तो ये तो ऑप्शन ठीक है। अगला ऑप्शन है द फेमस स्पीच ट्रैश विद द डेस्टिनी वाज गिवन बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखो भाई, पहली बात तो ये किसने दी थी? ये दी थी जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने ये स्पीच दी थी, कहाँ पे दी थी? लाल किले में। तो गलत। आखिरी नहीं, हाँ आखिरी है। फ्रीडम केम विद द पार्टीशन विच रिजल्टेड अ लार्ज स्केल वायलेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फ्रीडम जो है वो किसके साथ आई? पार्टीशन, देश दो भागों में बट गया, और जिसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे वायलेंस हुआ और डिस्प्लेसमेंट हुआ। सही है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। चलिए आगे। अगला है, मैच करना है हम लोगों को, ठीक है, जिसमें तो हमारी एक्सपर्टीज आ गई होगी मुझे लगता है। अभी तक मैच करना है तो टू नेशन थ्योरी, ट्राइस विद डेस्टिनी, अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, अमृता प्रीतम। चलिए, फ्रंटियर गांधी एडिशन, नगमई मैगजीन, मुस्लिम लीग, जवाहरलाल नेहरू। भाई देखो, मैं कह रहा हूं आपको कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल बिल्कुल बेड़ा गर्ग ही हो रखा है। तब भी भाई ये तो आपको पता होगा कि जो टू नेशन थ्योरी है वो किसने दी थी इनमें से? फ्रंटियर गांधी ने दी थी? नहीं है वैसे। ये एडिटर नगमई मैगजीन, पता ही नहीं होगा आपको ये क्या है, तो छोड़ो इसको तो। ठीक है, उसके बाद मुस्लिम लीग ने दी थी या जवाहरलाल नेहरू ने? तो भाई मुझे लगता है कि आप इस बात पे तो क्लियर हो गए कि जवाहरलाल नेहरू ने तो नहीं दी थी, और बाकी इनका तो पता ही नहीं है आपको, तो मुस्लिम लीग इसका आंसर होगा। ये मुझे लगता है सभी को, जिसने भी थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो उसको ये तो पता होगा कि ए का क्या है, ए का थ्री है। तो ए का थ्री सबसे पहले मिला लो और देख लो भाई ए का थ्री किस में है। ए का थ्री नहीं है, ए का थ्री नहीं है, ए का थ्री नहीं है, ए का थ्री है। ऑप्शन थ्री क्या है? करेक्ट है। क्यों मिलाना है भाई बाकी का? मैं बार बार तो बोलता हूँ क्यों मिलाना है बाकी का, जब मेरा क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो गया। तो मुझे बस एक पता था, ए का थ्री है। बाई चांस की बात है, इस पर टू लिखा है पर ये थ्री है। ए का थ्री है, मुझे बाई चांस की बात है, ये बात पता थी। पता थी, सीधे मिला, देख लिया ए का थ्री किस किस में है, ए का थ्री सिर्फ एक में ही मिला, तो सीधी बात है यही करेक्ट होगा, मुझे कॉन्फिडेंस है। बाकियों के तो मुझे पेयर बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। ठीक है, उसके बाद ये जो अभी भाषण जो ट्राइस्ट विद द डेस्टिनी, ये किसने दिया था? अभी बताया था जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। अब्दुल गफ्फार खान कौन है? फ्रंटियर गांधी है। और अमृता प्रीतम जो है, अब वो कौन है? एडिटर है, कहाँ? नगमई मैगजीन। बस खत्म। इजली होते हैं दोस्तों क्वेश्चंस, लूप होल्स देखने हैं बस आपको। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, पीसी महालोबिस, केसी के एन राज, जेसी कुमारप्पा और वर्गीस कुरियन, और इनको मिलान करना है। इनमें से ऑथर ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी ऑफ परफॉर्मेंस, मिल्कमैन ऑफ इंडिया, आर्किटेक्ट ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान, फाउंडर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन। देखो दोस्तों सुनो, इधर ना दो नाम तो बहुत पहचाने हुए हैं। एक तो पीसी महालोबिस सुना होगा, या आपने इनमें से सुना होगा वर्गीस कुरियन। ये दो नाम आप लोगों ने जरूर सुने होंगे। ठीक है, मान लेते हैं, मैं ऐसा मान लेता हूं कि आपको पीसी महालनोबिस पता है, या तो, या फिर आपको क्या पता है? आपको पता है क्या पीसी वर्गीस कुरियन के बारे में? वैसे तो के एन राज भी हमें मिलते हैं बीच में, ठीक है, बट मैं ऐसा मान लेता हूं कि आपको के एन राज के बारे में नहीं पता है अभी के लिए। चलिए, तो के एन राय, अबे राज नहीं है भाई, राय है, के एन राय होना चाहिए, के एन राय। ठीक है, के एन राय। अब देखो दोस्तों सुनो, पीसी महालनोबिस कौन थे? एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे।
एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे ये, ठीक है, एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। भारत में जो 5 ईयर प्लान्स थे ना, 5 ईयर प्लान्स, ठीक है, वो इनसे इन्फ्लुएंस थे, इनसे इन्फ्लुएंस थे, ठीक है। तो पीसी महालनोबिस ने कहा था कि भाई आप क्या करो, 5 ईयर प्लान में ना बिग इंडस्ट्रीज, बिग इंडस्ट्रीज पे फोकस करो, है बिग इंडस्ट्रीज में फोकस करो। तो अगर आपको ये पता है पीसी महालनोबिस के बारे में, ठीक है, तो आप, अगर आपको पता है इकोनॉमिस्ट थे, सेकंड 5 ईयर प्लान में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, बिग इंडस्ट्रीज पे फोकस करने के लिए कहा सरकार को, ठीक है। आपका सवाल हो सकता है, मैं कह रहा हूं आपको नहीं पता, मान लेते हैं आपको पता है कि भाई के एन राय जो थे ना, के एन रे या के एन राय, ये जो थे, ये भी एक इकोनॉमिस्ट थे, आपको ये पता है, ये भी क्या थे, कि इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है। और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ना भारत का फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो क्या किया है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन्होंने जो है, भारत का आर्किटेक्ट कहलाते हैं ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान के, ठीक है। और जो पीसी महालनोबिस है ना, ये सेकंड 5 ईयर प्लान के कहलाते हैं आर्किटेक्ट, सेकंड 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान। तो मैं ये मान लेता हूं कि आपको एक बात पता है, की एन राय जो है आर्किटेक्ट ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, मान लेते हैं, ठीक है, कि के एन राय ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो फॉर्म किया है। तो बी का 3 किस में है, बी का 2 गलत, बी का 2 गलत, बी का 3 करेक्ट, बी का 2 गलत, बी का 1 गलत। भाई अगर मुझे के एन राय इज द आर्किटेक्ट ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान भी पता है ना, काम हो गया अपना, तो देख लो आप, ठीक है। या मुझे पता होता कि भाई वर्गीस क्यूरीन जो है वो कौन है, मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं, या मुझे ये पता होता, डी का 2 मुझे पता होता, ठीक है, मेरा तब भी हो जाता। क्योंकि देखो डी का 2 नहीं है, डी का 2 है, डी का 2 नहीं है, और डी का 2 नहीं है, तब भी मेरा क्वेश्चन हो जाता। अगर मुझे दोनों में से एक बात भी पता होती ना, तो भी मेरा क्वेश्चन जो है वो बहुत इजीली हो जाता। तो पीसी महालनोबिस कौन है, फाउंडर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। और फाइनली कौन बच गया, केसी कुमारप्पा, ये क्या है, ऑथर है इकोनॉमी ऑफ, ऑथर ऑफ इकोनॉमी ऑफ परफॉर्मेंस। चलिए आगे, उसके बाद आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस ऑफ प्लानिंग कमीशन। अब भाई इस बार जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स के बारे में बताना है, ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो पहली स्टेटमेंट है, द प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, द प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप इन द मार्च 1950, द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान वाज अडॉप्टेड फ्रॉम यूएसए, द सॉरी a section of big industrialists get together in 1944 and drafted a joint proposal called Bombay Plan, and the draft of the first 5 ईयर plan was released in December 1951। अब भाई 5 ईयर प्लान क्या, देखो सुनो, भारत में हमने 1951 के अराउंड एक कमीशन बनाया, प्लानिंग कमीशन, ठीक है, एक कमीशन बनाया प्लानिंग कमीशन। क्या था इसका काम, इसका काम था हर 5 साल के लिए भारत को किस चीज पे डेवलपमेंट करना चाहिए, किस चीज, कौन सी थीम पे डेवलपमेंट करना चाहिए, वो सजेस्ट करता था। कि भारत को इस साल जो है, इन 5 साल एग्रीकल्चर पे ध्यान देना चाहिए, इस साल, इन 5 साल जो है वो पॉवर्टी पे ध्यान देना चाहिए, इस 5 साल जो है वो बेरोजगारी पे ध्यान देना चाहिए, ऐसा। तो प्लानिंग कमीशन क्या था, ये एक तरीके का थिंक टैंक था ये, जिसका काम क्या था, भारत सरकार को रिकमेंड करना कि अगले 5 साल वो किन चीजों पे विकास करेंगे, ठीक है। तो इसके आधार पर, भारत में क्या बनते थे, चलो भाई चाहो यार, ठीक है, आप भी जाइए, आप कौन हो, ठीक है। तो इसके आधार पर, क्या होता था, भारत में 5 ईयर प्लान्स बना करते थे, 5 ईयर प्लान्स, भारत में 5 ईयर प्लान्स बना करते थे इस आधार पे। तो प्लानिंग कमीशन तो आपको समझ में आ गया।
पहला 5 ईयर प्लान कब से कब तक था? 1951 टू 1960, सॉरी 1956। किस पे फोकस था? एग्रीकल्चर पे। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने बस ऐसे ही आपको दे दी। अब आ जाते हैं अपनी बात पे वापस। तो दोस्तों अच्छा एक और बात, ये जो प्लानिंग का आइडिया था ना, ये हमने दो देशों से लिया है, ठीक है। एक तो लिया है यूएसए से और एक लिया है यूएसएसआर से। बट यूएसए में जो प्लानिंग होती है ना, वो बहुत 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए ऐसे होती है। और यूएसएसआर में जो प्लानिंग करते थे ना ये लोग, कि अब इस चीज पे डेवलपमेंट करेंगे, मान लो कोई थीम है कि भाई अब इस साल जो है हम वो इंडस्ट्री पे ध्यान देंगे, तो वो कैसे प्लान हुआ करते थे यूएसएसआर के? लॉन्ग टर्म। इनके बहुत लॉन्ग टर्म प्लान थे, यूएसए के क्या होते थे? शॉर्ट टर्म। तो इन शॉर्ट बात, हमने प्लानिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है? हमने प्लानिंग का कॉन्सेप्ट जो है यूएसएसआर से लिया है। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला तो ऑप्शन यही है, द प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। तो भाई देखो, नहीं, प्रेसिडेंट जो है वो चेयरमैन नहीं होता। पहली बात तो यही है कि प्रेसिडेंट जो है वो चेयरमैन नहीं होता। मुझे यही पता है कि मान लो प्रेसिडेंट जो है वो चेयरमैन नहीं होता, क्या मैं इसी के बिहाफ पे क्वेश्चन लगा सकता हूँ? मुझे सिर्फ ये पता था कि प्रेसिडेंट चेयरमैन नहीं होता। ये ऑप्शन गलत है। तो देखता हूँ भाई, एक इसमें है, ए इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, ठीक है। तो ए दो ऑप्शंस में है, ए दो ऑप्शंस में से है, दो ऑप्शंस में है, इसमें है और इसमें है। अब आगे और देख लेते हैं फिर। द प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप इन मार्च 1950। प्लानिंग कमीशन, हाँ, इसी अराउंड में जो है ये बना था। सही है ये तो डेट। फिर है द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान वॉज अडॉप्टेड फ्रॉम यूएसए। देखो दोस्तों, अभी बताया है ना कि कॉन्सेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान हमने यूएसए से नहीं लिया है, वो तो किससे लिया है? यूएसएसआर से। हमने यूएसए से क्या लिया है? हमने यूएसए से क्या लिया है? हमने तो यूएसए से लिया है द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लान। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लान कि मतलब हम अपना देश का विकास जो है वो कैसे करेंगे? प्लानिंग करके करेंगे। ये यूएसए से लिया है। पर हम अपने देश का विकास, हम 5 ईयर प्लान करेंगे, ये हमने यूएसए से नहीं लिया, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई? गलत। तो अब एक बार सी और देख लेते हैं। तो सी जो है इसमें है और इसमें नहीं है, तो करेक्ट आंसर अपना क्या हो गया? करेक्ट आंसर इन शॉर्ट अपना क्या हो गया? करेक्ट आंसर अपना 1 हो गया, ठीक है। करेक्ट आंसर अपना 1 हो गया, हमारा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। इसके अलावा हमें जाना ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद है अगले ऑप्शन, a section of big industrialists get together in 1944 and drafted a joint proposal called Bombay Plan। हाँ दोस्तों, ऐसा है। 1944 में लगभग लगभग 8 जो उस समय के बहुत बड़े बड़े कैपिटलिस्ट थे, उद्योगपति थे, वो साथ में आके उन्होंने एक प्लान बताया था सरकार को। बॉम्बे प्लान उसको बोलते हैं कि आप इन इन जो हम बता रहे हैं 8 अरबपति लोग, प्लीज आप इन चीजों पे काम करो सरकार को। उस प्लान को बॉम्बे प्लान बोलते थे। जब मैं आपको, मुझे मौका मिलेगा आपको 5 ईयर प्लान्स बताने का, मैं आपसे जरूर डिस्कस करूंगा। उसके बाद है द ड्राफ्ट ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज रिलीज इन दिसंबर 1951। सही है ये बात। ये बात भी ठीक है, ये बात भी ठीक है, ये बात भी ठीक है। दो गलत थी, और दो गलती हमें क्या बतानी थी? गलती बतानी थी, ए और सी जो है वो गलत है बस। उसके बाद अगला है, ताशकंद इज करेंटली द कैपिटल ऑफ डैश। ताशकंद जो है करेंटली किसकी कैपिटल है? देखो दोस्तों, दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में, इंडिया एंड पाकिस्तान, इन दोनों के बीच में बहुत सारी वॉर हुई है। सबसे पहले हुई 1947 में, ठीक है, लगभग 1948 तक ये बैटल चली। दूसरी हुई 1965 में, 1966 तक चली अराउंड। तीसरी चली 1971 में, ठीक है, और आई थिंक 1971 में चली, और 1972 अराउंड ही खत्म हो गई थी। और थर्ड जो थी वो हुई 1998 में, ठीक है, और 1998 में और या 9 में ही खत्म हो गई थी ये, ठीक है। इसको बोलते हैं कारगिल युद्ध, बहुत फेमस है कारगिल युद्ध। तो दोस्तों 4 युद्ध आज तक इंडिया पाकिस्तान के बीच में हो चुके हैं। युद्ध मतलब
जब दोनों सेनाएं आपस में आमने सामने, और पर्टिकुलरली युद्ध, झड़प नहीं। इसमें से जो 1965 में जो वॉर हुई थी, ये जो वॉर हुई थी, इसमें हमने क्या हुआ था, हमने वी वॉन द लाहौर रीजन ऑफ पाकिस्तान। हमने इसमें क्या किया दोस्तों, 1965 के युद्ध में हम लोग लाहौर तक घुस गए। लाहौर के एक पुलिस स्टेशन तक हमने कब्जा कर लिया था, हमारी आर्मी ने। हमारी आर्मी का क्या जज्बा था, लाहौर तक हम घुस गए, पाकिस्तान डर गया। पाकिस्तान ने जो है वो युद्ध विराम कर लिया। युद्ध विराम करने के बाद दोस्तों, यूएसएसआर नाम का देश हुआ करता था उस समय। और यूएसएसआर में उन्होंने पाकिस्तान और भारत दोनों के हेड्स को बुलाया, और इनके बीच में एक मीटिंग रखवाई। कहां पर? ताशकंद। कहां पे रखवाई? ताशकंद के अंदर रखवाई। ताशकंद के अंदर क्या रखवाई? मीटिंग रखवाई। किसकी? इंडिया और पाकिस्तान के हेड्स की। इंडिया और पाकिस्तान के हेड्स की जो है वो मीटिंग रखवाई। और इस मीटिंग में इस मीटिंग में रशिया ने या यूएसएसआर ने जोर डाला, क्योंकि एक यूएनओ की मीटिंग थी ये, कि आपने जितना भी पार्ट पाकिस्तान का कैप्चर किया है वो सारा पार्ट आप क्या कर दो, छोड़ दो। और इंडिया को इस पर अल्टीमेटली साइन करना पड़ा। ठीक है। और इस समझौते को बोलते हैं ताशकंद एग्रीमेंट। ताशकंद एग्रीमेंट, जिसके तहत दोनों देश जो हैं, जो जो पार्ट एक दूसरे का कैप्चर किया है वो क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। रिलीज द कैप्चर टेरिटरी ऑफ ईच अदर। दोनों देश जो हैं वो एक दूसरे की जो टेरिटरी है, जो कब्जा की हुई है, उसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ये किस में डिसाइड हुआ? ये डिसाइड हुआ ताशकंद समझौते के अंदर। ठीक है। तो ताशकंद के बारे में बहुत इंपॉर्टेंस बता दी मैंने। कहाँ पे है? प्रेजेंट डे जो है ये उज्बेकिस्तान में है। प्रेजेंट डे कहाँ पे है? उज्बेकिस्तान में है। चलिए, उसके बाद अगला है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज स्टेटेड बाय इन विच आर्टिकल। कौन से आर्टिकल के अंदर जो है वो डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी के बारे में डिस्कशन हो रखा है? तो दोस्तों इसका आंसर है 51। इसका आंसर है 51। इसके लिए आई नो आपको थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप ये वाला पार्ट कर पाओगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? दे आर दी डायरेक्शंस डायरेक्शंस टू दी गवर्नमेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान सरकार को कुछ क्या देता है? डायरेक्शन देता है कि भाई आप ये चीजें करो। जैसे लोगों को घर दो, लोगों को अच्छा लाइफस्टाइल दो, लोगों को जो है फूड अवेलेबल कराओ, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी चीजें हैं, ये मैं पढ़ाने नहीं बैठ रहा हूँ। बट पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की खासियत ये होती है कि अगर सरकार ये आपको अवेलेबल नहीं करवा पाई, बेशक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, पर अगर ये संविधान में लिखने के बावजूद भी अगर सरकार ये आपको अवेलेबल नहीं करा पाई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। सरकार के ऊपर ये क्या नहीं होंगे, ये सरकार के ऊपर फोर्सेबल नहीं होंगे। जैसे फंडामेंटल राइट्स आपने पढ़ा होगा, सरकार को आपको हर हालत में ये दिलाने ही पड़ते हैं। पर इसके साथ ऐसा नहीं है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के साथ सरकार अगर ये नहीं दे पाई तो इट्स ओके। ठीक है। अगला है हु अमंग द फॉलोइंग रिजाइन फ्रॉम द यूनियन कैबिनेट इन 1956 टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेलवे एक्सीडेंट। तो देखो दोस्तों 1956 में क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा रेलवे एक्सीडेंट हुआ था। और उस समय रेलवे के जो मिनिस्टर थे, मंत्री थे, उन्होंने क्या कर दिया था, रिजाइन कर दिया था। आज के तो मिनिस्टर जो हैं भाई, वो करोड़ों लोगों को मारने के बाद भी रिजाइन ना कर दे, कुर्सी से इतना चिपक कर बैठते हैं कि कुर्सी नहीं छोड़ते हैं। मतलब इतने नॉन टैलेंटेड लोग भी आपको
या जिन्होंने कभी देश के लिए शायद इतना कुछ किया भी नहीं है, ऐसे लोग भी आपको कुर्सी पे बैठे हुए दिखाई देंगे। और सोचो ये लोग थे एक तरफ, एक रेलवे में एक सॉरी, रेलवे की एक दुर्घटना हुई तो सारा जिम्मेदारी खुद पे ले ली और रिजाइन कर दिया। जिसके बाद उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा भी कि अरे भाई आपकी गलती थोड़ी है इसमें, आपका कोई दोष नहीं, आपको इस पे कोई रेजिग्नेशन देने की जरूरत नहीं। बट समझ रहे हो, मेरे अगुवाई में कोई काम हुआ है ना, हो भी कैसे गया, मेरी गलती नहीं है पर मेरी अगुवाई में तो हो गया, मैं तो हेड हूं ना इस चीज का, तो रिजाइन कर दिया। आज देखो नेता लोग, ठीक है, बहुत थिक स्किन के होते हैं। चलिए, तो कौन है? तो देखो दोस्तों, इंदिरा गांधी नहीं भाई, इंदिरा गांधी इस समय नहीं है, ठीक है। राम मनोहर लोहिया नहीं भाई, जगजीवन राम नहीं है, लाल बहादुर शास्त्री। भारत के बाद में क्या बनते हैं ये, भारत के ये उसके बाद वो भी बनते हैं, क्या कहते हैं उसको, प्रधानमंत्री भी बनते हैं, ठीक है। तो बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी बनते हैं, ठीक है। कौन? लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है। तो नाइन्थ का जो है वो लाल बहादुर शास्त्री। अगले पे चलते हैं। अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग सपोर्टेड अ पार्टी सोशलिज्म एज एन अटेम्प्ट टू मर्जिंग ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। इनमें से किसने जो है वो पार्टी सोशलिज्म जो है वो अटेम्प्ट किया था, ठीक है, पार्टी सोशलिज्म अटेम्प्ट किया था सभी पार्टीज को जोड़ने के लिए। पार्टी सोशलिज्म कुछ नहीं है, बहुत सारी जो पार्टीज हैं उनको एक करने की कोशिश की है किस आदमी ने, ठीक है, जिससे कि किससे निपट सके, जिससे कि किससे निपट सके, कांग्रेस से निपट सके। कौन है? बस, सॉरी, सरदार पटेल। देखो दोस्तों, सरदार पटेल तो आप यार रहने दो, उनकी तो डेथ ही शायद 1950 में हो गई थी, 1950 में डेथ हो गई थी। तो भाई इनको तो रहने देते हैं यार, ठीक है। उसके बाद जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण देखो दोस्तों, ये इंदिरा गांधी के टाइम पे पॉपुलर होते हैं। वैसे ये कौन होते हैं यार, इनकी जो इंपॉर्टेंट बात है, ये फ्रीडम फाइटर होते हैं, फ्रीडम फाइटर, और पॉलिटिक्स छोड़ चुके होते हैं। ये तो जब इंदिरा गांधी, जब बिहार में आंदोलन होते हैं, छात्र आंदोलन करते हैं, तो वो जयप्रकाश नारायण को बुलाते हैं, इंदिरा गांधी की जब सरकार होती है, और फिर जयप्रकाश नारायण जो है वो अ, बिहार के जो छात्र होते हैं उनके लिए रिप्रेजेंटेशन करते हैं और इंदिरा गांधी से मांग करते हैं रिजाइन की। और जिसके बाद आपको पता होगा इंदिरा गांधी ने रिजाइन तो नहीं किया था पर इमरजेंसी लगा दी थी। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होना चाहिए? तो दीनदयाल उपाध्याय नहीं दोस्तों, मतलब ये समझ लो बीजेपी के बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे ये, दीनदयाल उपाध्याय। इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए मनोहर लोहिया, ठीक है, राम मनोहर लोहिया, ठीक है। क्वेश्चन 10th का थर्ड आंसर होना चाहिए। उसके बाद आगे चलते हैं, दो स्टेटमेंट दे रखी है, क्या क्या स्टेटमेंट्स है देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो द बांग्लादेश क्राइसिस हैड अ पुट हैवी स्ट्रेन on India's economy in the international market. Oil prices increased manifold during this period. There was an all-round increase in the price of commodities. देखो दोस्तों सुनो, 1970s और 71 के अराउंड, तो पता होगा आपको जो पाकिस्तान था वो इधर भी था एक, और ये जो आज बांग्लादेश है इधर भी क्या था, पाकिस्तान था। पाकिस्तान दो भागों में था, इसको बोलते थे हम वेस्ट पाकिस्तान और इसको बोलते थे ईस्ट पाकिस्तान। और ये दोनों जो थी एक ही सरकार जो है वो चलाती थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ज्यादा मुस्लिम भी यहीं पे रहते थे, ज्यादा टैक्स भी यहीं से कलेक्ट होता था ईस्ट पाकिस्तान से। पर तब भी जो पाकिस्तान था वो ईस्ट पाकिस्तान वालों को, जो ये वाला पाकिस्तान है, जो ये वाला वेस्ट पाकिस्तान है, ये क्या है, ये ईस्ट पाकिस्तान वालों को उनके अधिकार नहीं देता था, इकोनॉमी में ज्यादा बूस्ट नहीं करता था,
वहाँ पे बेसिक सुविधाएं क्रिएट नहीं कर रहा था, जिस वजह से यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेता है यहाँ के, ईस्ट पाकिस्तान के एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट नेता थे, जिनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। और मुजीबुर रहमान ने क्या किया था फाइनली, मुजीबुर रहमान ने यहाँ पर एक वाहिनी मूवमेंट, आप ऐसे समझ लीजिए एक स्वतंत्रता का आंदोलन चालू किया, ठीक है। और आंदोलन चालू करने के बाद बांग्लादेश को आज़ाद कराया। पर इसमें इस आंदोलन में पूरे में हमारा भी रोल है, हमने भी फिर पाकिस्तान से लड़ाई डिक्लेयर कर दी थी। हमने भी जो है वो क्या किया है, इसमें अपने सेना को भेजा। फिर दूसरी बात, जो बांग्लादेश से जो इतने सारे रिफ्यूजी आए थे उनको सबको अपने पास रखा। और हमारा जो है कितना ज़्यादा उससे क्राइसिस हुआ, ठीक है। हमारी इकोनॉमी पे क्या आ गया, एक बहुत बड़ा बर्डन आ गया, ठीक है। इंटरनेशनल मार्केट में उस समय क्या हो गया, ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, और जिससे भारत की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ। ये बात सही है भाई, बिल्कुल सही है ये बात ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, द इंडस्ट्रियल ग्रोथ वॉज हाई एंड अनएम्प्लॉयमेंट लो, देयर वॉज अ शार्प इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड एन अटेम्प्ट एटमोसफियर ऑफ स्टैटिस्ट मैं दोबारा एक बार क्वेश्चन को रीड करता हूँ। स्टेटमेंट टू, इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाज हाई एंड अनएम्प्लॉयमेंट लो था। देयर वाज अ शार्प इंक्रीज इन द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड एन एटमोसफियर ऑफ सेटिस्फैक्शन विद प्रिवेलिंग इकोनॉमिक कंडीशंस इन 1970s। ये कह रहा है भाई 1970 के दशक में ना सिचुएशन बहुत अच्छी थी, ठीक है। और भारत जो है वो क्या कर रहा था, बहुत ज्यादा, देख रहे हो आप, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही थी भारत की। अनएम्प्लॉयमेंट जो था कम था, बेरोजगारी कम थी भारत की, ठीक है। और क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भारत की क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। और एटमोसफियर ऑफ सेटिस्फेक्शन है, लोग क्या है, बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है। अरे भाई ये तो चारों कंडीशन आज नहीं है भारत में, उस समय कहां से आएगी। इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं थी उस समय। अनएम्प्लॉयमेंट तो आज भी कम नहीं है, उस समय क्या कम होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं था। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है वो उस समय बहुत ज्यादा थी, देखो आज ज्यादा है, उस समय ज्यादा नहीं थी। और एटमोसफियर ऑफ सेटिस्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं था भाई, ये समय बहुत बेकार था। बल्कि भारत जो है 2 वॉर से जूझ चुका था। पहली 1962 की युद्ध, और दूसरा 1965 का युद्ध। और उसके बाद 1971 के अंदर दोबारा एक और युद्ध पाकिस्तान के साथ, ठीक है। देखो, एक तो युद्ध हुआ 1962 में, पेन दूसरा, तो एक वॉर तो हुई 1962 में, किसकी, इंडिया चाइना, इंडो स्टीनो वॉर बोलते हैं इसको। फिर हुई 1960, उसके बाद हुई 1965 में इंडो पाक। उसके बाद 1971 में इंडिया एंड पाक, ये लड़ाई हुई। तो दोस्तों ये इतनी सारी वॉर इस समय पे हुई। उसके बाद 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी। तो भाई आप समझ ही लो, ये तो स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा गलत है। ये तो किसी बहरे आदमी ने भी अगर उस समय के ने सुन ली ना ये, तो आत्महत्या कर लेगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी गलत है। तो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। तो ऑप्शन देखते हैं, बोथ स्टेटमेंट वन टू, नहीं भाई बोथ, तो बोथ वाले तो हटा लो तुम पहले अपना। फिर है स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट, हाँ सही है। स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट, नहीं टू इनकरेक्ट, थ्री सही है अपना। आंसर थ्री जो है वो सही है। उसके बाद है, हु अमंग द फॉलोइंग गेव अ कॉल इन 1974 फॉर टोटल रेवोल्यूशन इन द सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्फेयर इन ऑर्डर टू स्टैब्लिश द डेमोक्रेसी। तो भाई 1974 में ना, 1974, ये वो टाइम था जब भारत में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। इस समय में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। क्या क्या प्रॉब्लम्स थी भाई, एक तो प्रॉब्लम थी इन्फ्लेशन, यानी महंगाई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उस समय। उस समय जो रेलवे था, रेलवे के अधिकारी थे, उन्होंने क्या कर दी थी, रेलवे स्ट्राइक हो रखी थी।
और क्या प्रॉब्लम थी? और भाई प्रॉब्लम थी कि, और क्या प्रॉब्लम थी, हाँ, और प्रॉब्लम थी, स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहे थे। स्टूडेंट प्रोटेस्ट गुजरात में हुए, जैसे पर्टिकुलरली मैं यहाँ पे किसका लेना चाह रहा हूँ, बिहार का। ठीक है, तो देश की हालत ना अच्छी नहीं थी इस समय, आप ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, इकॉनमी जो है वो डाउन थी, अनएम्प्लॉयमेंट जो है, एम्प्लॉयमेंट वो बहुत ज्यादा क्या था, बढ़ा हुआ था। तो आप समझ रहे हो इस समय ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। और जिसके बाद बिहार के में जो प्रोटेस्ट हो रहा था, स्टूडेंट प्रोटेस्ट, उन्होंने एक फ्रीडम फाइटर को आवाज लगाई कि प्लीज आप हमें आजाद कराइए, और प्लीज क्या लेकर आइए, दोबारा से डेमोक्रेसी, जो लोकतंत्र आपने स्थापित किया था हमें दोबारा चाहिए वो लोकतंत्र। ठीक है, और फिर उस आदमी ने कहा भाई ठीक है, मैं दोबारा से क्या इस्टेब्लिश करूंगा, डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करूंगा। ठीक है, और दोबारा से क्या लेकर आऊंगा, चेंज लेकर आऊंगा। मैं चेंज लेकर आऊंगा इन सोसाइटी, इन इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स ऑफ आवर कंट्री। कौन होगा वो? तो देखो दोस्तों, वो आदमी कौन था? तो बिहार के स्टूडेंट्स ने अपना लीडर किसको बनाया? अपना लीडर बनाया इन्होंने जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। ऑल दो ये पॉलिटिक्स वगैरह सब छोड़ चुके थे, पर स्टूडेंट्स ने बोला तो भाई ये आए। इन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ बहुत सारे आंदोलन किए, और एक बहुत ही फेमस आंदोलन है जब इन्होंने एक स्पीच दी थी, एक स्पीच दी थी शायद रामलीला मैदान में सरकार के लिए। इन्होंने कहा था उस स्पीच में कि, तो इन्होंने स्पीच दी थी उस दौरान, संपूर्ण क्रांति। क्या स्पीच दी थी? संपूर्ण क्रांति। और उस स्पीच में एक शेर भी पढ़ा था, बड़ा फेमस है, बड़ा फेमस है, सिंहासन खाली करो, देखो जनता आती है, देखो जनता आती है। बहुत फेमस एक शेर था ये, इसमें इन्होंने ये भी पढ़ा था। ठीक है, तो दोस्तों अब तो क्लियर हो ही गया होगा भाई कौन है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जो है वो इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं अब। The Akali Dal formed in 1920 as well as political wing of the Sikhs led the movement for, sorry, formation of the which of the following? 1900 दल में 1920 में अकाली दल फॉर्म हुआ एज द पॉलिटिकल विंग ऑफ सिक्स लेड द मूवमेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ विच फॉलोइंग। तो भाई देखो इन्होंने मांग की थी, ये मैंने ये मैंने 2024 के क्वेश्चन में भी इसको बहुत अच्छी तरीके से प्रीवियस ईयर में इसको कवर किया है। तो भाई किसकी मांग हो रही थी? पंजाब सूबा की। पंजाब सूबा मतलब डिफरेंट स्टेट की मांग हो रही थी, डिफरेंट स्टेट और सेपरेट स्टेट फॉर पंजाबी स्पीकिंग पीपल, पंजाबी स्पीकिंग पीपल। पंजाबी बोलने वालों के लिए अलग से क्या हो, एक पंजाब सूबा हो, राज्य हो। ये मैंने बहुत ढंग से जो है वो क्लियर आगे भी की, मतलब 2024 के में PYQ में भी किया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो सॉरी तो विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन सर्व एज द इंडियाज गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया एंड शेयर बाउंड्री विद चाइना, म्यांमार एंड बांग्लादेश? देखो दोस्तों ये रहा भारत का मैप। कुछ ऐसा सा भारत का मैप है। ठीक है, और ये बोल रहा है भाई कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, इनमें से कौन सा इलाका है जो चाइना, म्यांमार और बांग्लादेश से बाउंड्री लगाता है? देखो दोस्तों सुनो, ये तो रहा बांग्लादेश। ठीक है,
यहाँ ये रहा चाइना, और यहाँ पे ये रहा म्यांमार। चाइना, बांग्लादेश और म्यांमार। अब आप मुझे बता दो, ये तीनों जगह पे जाने के लिए कौन से इलाके से जाओगे आप? और ये वाले इलाके से ही तो जाओगे। और ये वाला इलाके को क्या बोलते हैं? नॉर्थ इंडिया बोलते हैं इसको, नॉर्थ ईस्ट इंडिया बोलते हैं, साउथ वेस्ट इंडिया बोलते हैं, साउथ इंडिया बोलते हैं। देखो दोस्तों, मैं आपको एक सीधी सी तरीका बताता हूँ, सुनो। आपको दिशा बतानी हो, कैसे बताते हैं? ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट। ठीक है। अगर कोई जगह यहाँ पे है तो क्या बोलेंगे इसको? नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, बीच में है अगर। अगर कोई जगह इनके बीच में, ईस्ट और नॉर्थ के बीच में, तो इसको क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट। अगर कोई जगह वेस्ट और साउथ के बीच में, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे साउथ वेस्ट। हाँ, इसको क्या बोलेंगे? साउथ वेस्ट। और कोई जगह जो है साउथ और ईस्ट के बीच में है, तो इसको क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट। तो अब आप देख लो भाई, भारत का अगर ऐसे मैप कर दें, तो ये कहाँ पे है? ये है नॉर्थ ईस्ट में। तो इसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, चलिए। उसके बाद अगला है, इन दिस पोयम पिलग्रिम्स ऑफ डार्कनेस द मराठी पोएट नामदेव धसल, धसल इज रेफरिंग टू, सॉरी यार प्रोनाउंसिएशन के लिए, कोई मराठी बच्चा देख रहा हो और मेरा प्रोनाउंसिएशन बहुत बेकार हो तो सॉरी, उसके लिए माफ करना। पर हाँ, दोबारा से क्वेश्चन पढ़ता हूँ। इन इन हिज पोएम पिलग्रिम्स ऑफ डार्कनेस द मराठी पोएट नामदेव धसल इज रेफरिंग टू। अब दोस्तों, पहले तो ना थोड़ी सी पोयम पता हो अपने को क्या है, तो इस पोयम को एक बार देखते हैं। तो मैं एक बार, मैंने ये पोयम निकाली हुई थी ऑलरेडी, तो मैं एक बार आपको ये पोयम पढ़ता हूँ। आप खुद डिसाइड करना है किसके बारे में पोयम है। We, the pilgrims of darkness, walk through the shadow of centuries, bearing the weight of caste, enduring hunger, pain, and scorn. But in the heart's midnight, a flame flickers. The voice of Ambedkar, our liberator, our hope. We rise from ashes, calling for justice, marching towards the dawn, where darkness is undone. आपको समझ में आ गया होगा ये क्या है ये पोयम। ये है भाई पिलग्रिम्स, ऐसे पिलग्रिम्स के बारे में जिनके साथ क्या हुआ है, बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। ठीक है, ऐसे डिस्क्रिमिनेशन, ऐसे लोग जिनके साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, जिनको क्या है, समाज की हमेशा कैसी दिखनी, ब्लैक साइड, डार्क साइड देखने को मिली है। ठीक है, तो किसके बारे में है? तो देखो दोस्तों, ये जो पूरी पोयम है, पोयम जो है, पोयम किस पे है? ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन पे है, कास्ट बेस्ड, चल रहा है ना, हाँ, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर पोयम, पूरी पोयम डिस्क्रिमिनेशन। तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर है, तो सीधी बात है किसके ऊपर होगी? बाबा साहब अम्बेडकर। नाम भी दिया हुआ है उनको कि यही बाबा साहब अम्बेडकर, आप ही क्या हो, हमारी होप हो, आप ही हमें धूल में से जो है वो निकाल सकते हो, लाइक। चलिए, उसके बाद आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एंटी अरैक मूवमेंट, नेशनल फिश वर्कर फोरम, भारतीय किसान यूनियन और सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। चलिए, चार ऑप्शन, और ये कहाँ कहाँ पे हुए हैं इनके बारे में है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले अगर आपको आपको पता होने के चांस हैं, या तो आपको पता होगा भारतीय किसान यूनियन क्या है, या फिर आपको पता होगा सरदार सरदार सरोवर प्रोजेक्ट क्या है। तो देखो दोस्तों, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट के बारे में अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं, तो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट क्या है, आपको मुझे लगता है ये पता होगा थोड़ा बहुत, कि एक नदी है, नदी का नाम है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ क्या है? ये एक डैम है। ठीक है, नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ डैम है। अगर आप मुझे बोलो कि भाई ये नदी कहाँ पे है, दिखाओ, तो देखो भाई।
ठीक है, नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ ये प्रोजेक्ट है। एक प्लेस है अमरकंटक, वहां से इस नदी का ओरिजिन होता है और यहाँ पे आके गल्फ की खाड़ी में मिल जाती है नदी। और यहाँ पे इसका गुजरात की तरफ में इसका क्या बना हुआ है, गुजरात की तरफ इसका बना हुआ है सरदार सरोवर डैम। सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम। कहाँ पे है सरदार सरोवर डैम? तो मेरे को ये पता था कि सरदार सरोवर डैम जो है गुजरात में है। तो डी का टू मुझे पता है, डी का टू, डी का टू, डी का टू। डी का फोर गलत है, डी का टू सही है, डी का वन गलत है, डी का थ्री गलत है। मुझे सिर्फ डी का वन टू पता था। मेरा ऑप्शन जो है वो सेकंड सही है। खत्म। मुझे अगर सरदार सरोवर प्रोजेक्ट के बारे में पता था तो मेरा कहानी कवर हो चुकी है, मुझे बस बहुत पता है मुझे। चलो मान लेते हैं मुझे ये नहीं पता था। ठीक है, मान लेते हैं मुझे ये नहीं पता था। तो मैं किसी और को देख लेता हूँ, कोई और ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हैं। आपने सुना होगा एंटी इराक मूवमेंट के बारे में। इसको बोलते हैं ताड़ी, ताड़ी विरोधी आंदोलन। ताड़ी विरोधी आंदोलन। तो आंध्र प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है नेल्लौर शायद, वहां पे कोई एक गांव है देबूगन करके गांव था। वहां पर वहां की महिलाओं ने आंदोलन शुरू कर दिया था सस्ती दारू के पीछे। सस्ती जो शराब थी, वहाँ के जो मेल डोमिनेशन था उसको बहुत ज़्यादा बिगाड़ रही थी, उसको ख़राब कर रही थी, जिसकी वजह से महिलाओं ने उन शराब की दुकानों को तोड़ना शुरू कर दिया और एक आंदोलन शुरू कर दिया। इसको बोलते हैं ताड़ी विरोधी आंदोलन। कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश के नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट में। मान लेते हैं मुझे ये पता है कहाँ हुआ है, आंध्र प्रदेश में। एंटी अराक मूवमेंट। ए का थ्री मान लेते हैं कहाँ है। ए का टू वन, ए का थ्री, ए का फोर, ए का टू। तो ऐसे मेरा ऑप्शन हो जाएगा। मेरा ऑप्शन तो किसी भी तरीके से हो सकता है दोस्तों, मुझे बस कुछ पता होना चाहिए बस। बहुत कुछ नहीं मांग रहा, ये कुछ मांगता है बस। और नेशनल फिश वर्कर फोरम कहाँ, ये क्या है? तो देखो दोस्तों, ये किसान, बहुत छोटे मोटे जो किसान होते हैं ना, उनके लिए ये एक तरीके का ग्रुप था। ठीक है। और फिर है भारतीय किसान यूनियन, ये तो बहुत बड़ा ग्रुप है आज के टाइम पे, भारतीय किसान यूनियन। ठीक है। तो बी का क्या है? बी का है फोर। सी का क्या है? सी का है उत्तर प्रदेश। आज उत्तर प्रदेश में ही है भारतीय किसान यूनियन, बहुत बहुत मजबूत यूनियन है आज के टाइम पर। चलिए, अगला है द नेशनल फ्रंट which formed government in 1989 was supported by two diametrically opposite political groups। ठीक है। तो 1989 के अंदर, 1989 के अंदर, 89 के अंदर सरकार बनी किसकी? सरकार बनी द नेशनल फ्रंट। हाँ, सरकार बनी किसकी? नेशनल फ्रंट की। ठीक है। और ये जो नेशनल फ्रंट था, इसकी सरकार जो है वो दो ग्रुप्स ने मिलकर, दो पार्टीज ने मिलकर बनाई है। और वो जो दो पार्टी थी, उनकी विचारधारा, आइडियोलॉजी एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट थी। बिल्कुल डिफरेंट। ठीक है। आइडियोलॉजी क्या थी इन दोनों पार्टीज की? बहुत डिफरेंट थी। पर लेकिन 1989 में इन लोगों ने सरकार बनाई द नेशनल फ्रंट के नाम से। तो वो दो अलग अलग पार्टीज कौन सी है? ठीक है। तो कौन सी है? देखो दोस्तों, अब आप ऑप्शंस को एक बार एक्सप्लोर करो। पहले ऑप्शन पे आते हैं। तो पहली है बीजेपी और जनसंघ। पहला ऑप्शन है बीजेपी और जनसंघ। दोस्तों सुनो, बीजेपी और जनसंघ एक ही पार्टी समझ लो। जो जनसंघ का सक्सेसर कौन है? बीजेपी है। बीजेपी जनसंघ का सक्सेसर है दोस्तों। ठीक है। तो ऑप्शन वन तो हो गया गलत। फिर है बीजेपी एंड लेफ्ट फ्रंट। बीजेपी तो देखो सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी है आज के टाइम पर। अब आते हैं लेफ्ट फ्रंट क्या है। ये लेफ्ट फ्रंट क्या है तब तो समझ में आएगा ना। लेफ्ट फ्रंट है दोस्तों, बहुत सारी पार्टी से मिला था उस समय मिलकर। ये बहुत सारी, इट इज अ, इट इज, इट वाज, इट वाज ग्रुप ऑफ डिफरेंट रीजनल, रीजनल पॉलिटिकल
पार्टीज, बहुत सारी छोटी छोटी पार्टीज, रीजनल पार्टीज का, क्षेत्रीय पार्टियों का क्या था, ये संगठन था। जैसे टीडीपी, जैसे डीएमके, जैसे एजीएम करके भी एक पार्टी थी। तो ऐसी बहुत सारी पार्टीज जो थी उससे मिलकर क्या बना था, ये लेफ्ट फ्रंट बना था। ठीक है, लेफ्ट फ्रंट, लेफ्ट फ्रंट। तो लेफ्ट फ्रंट और इनकी विचारधारा बिल्कुल एक दूसरे के अगेंस्ट थी। ठीक है, बीजेपी की विचारधारा और लेफ्ट फ्रंट की विचारधारा बहुत ज्यादा अलग है। ठीक है, बीजेपी जो क्या है वो एक बहुत ज्यादा राइटिस्ट पार्टी है, बहुत ज्यादा राइटिस्ट पार्टी है ये। और लेफ्ट फ्रंट क्या है, वो समझ ही आ रहा है, लेफ्ट पार्टी है, लेफ्ट विंग है। दो तरीके की दोस्तों पॉलिटिक्स में दो तरीके की आइडियोलॉजी होती है, एक होती है राइट विंग आइडियोलॉजी और एक होती है लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी। तो आप लोग मुझे कमेंट में लिखना राइट विंग आइडियोलॉजी क्या है और लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी क्या है। ठीक है, तो ये दोनों जो है एक दूसरे के बिल्कुल विरुद्ध थे, ये बात सही है। लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस नहीं दोस्तों, ये तो सेम ही आइडियोलॉजी है बहुत हद तक। और लेफ्ट फ्रंट और जनसंघ, तो ये भी सही है, लेकिन देखो जनसंघ तो उस समय था ही नहीं, उस समय जनसंघ का सक्सेसर आ चुका था, कौन, बीजेपी। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। उसके बाद है द टर्म बहुजन रिफर्स टू, जो बहुजन शब्द है वो किसके लिए दिया गया है। तो देखो दोस्तों, आपको पता होगा बहुजन नाम से एक पार्टी भी है, बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन, बहुजन समाज पार्टी। ठीक है, एक बहुत फेमस पार्टी है, और इस पार्टी की बहुत ही फेमस एक लीडर है जिनका नाम है मायावती, मायावती, बहुत फेमस पार्टी है, मायावती लीडर है। ठीक है, तो बहुजन शब्द किससे मिलकर बना है, बहुजन शब्द किससे मिलकर बना है, तो ये शब्द मिलकर बना है एस टी से, एस सी ओबीसी एस टी से, SC ST OBC एंड अदर माइनॉरिटी से, और चौथा है ओबीसी एंड माइनॉरिटी से। तो किससे मिलकर जो है ये शब्द बना है, तो दोस्तों ये शब्द मिलकर बना है SC ST OBC एंड माइनॉरिटीज। ठीक है, ये है बहुजन, बहु मतलब मेजॉरिटी, जन मतलब लोग, तो वो लोग जो किसमें है, मेजॉरिटी में। तो SC ST OBC और माइनॉरिटी को मिला दोगे तो मेजॉरिटी में, यही तो है। चलिए, द टर्म डिलिमिटेशन रिफर्स टू, डिलिमिटेशन का मतलब क्या है, तो इसका मतलब देखते हैं भाई। तो लिमिटेशन, द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, limitation powers of the public, drawing the boundaries of the electoral constituencies and drawing the electoral roll। देखो सुनो सुनो दोस्तों, इलेक्शन कमीशन जो होता है वो भारत में क्या कराता है, चुनाव कराता है, पता ही होगा आपको इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो ये हर बार चुनाव से पहले ना एक कमीशन बिठाता है, डीलिमिटेशन, डीलिमिटेशन। और ये डीलिमिटेशन कमीशन का काम क्या होता है, ये ना हर राज्य, मान लो जिस भी राज्य में चुनाव है, तो उस राज्य में ना ये देखती है कि कितनी जनसंख्या बढ़ गई है, अब कहाँ से कितनी सीट होनी चाहिए, एक राज्य के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट होने चाहिए, कौन से डिस्ट्रिक्ट छोटा है कौन सा बड़ा है, किन दो डिस्ट्रिक्ट को मिला के एक कर देना चाहिए, किन दो डिस्ट्रिक्ट को बांट देना चाहिए, कौन से राज्य में किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी जनसंख्या बढ़ी है, किस राज्य के अंदर और सीटें बढ़नी चाहिए घटनी चाहिए, ये सब तय कौन करता है, डीलिमिटेशन कमीशन। तो ये क्या करता है, किसी राज्य की बाउंड्री, किसी राज्य की या डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री को क्या करता है, डिसाइड करता है, किसके लिए, वहां पर कितनी चुनाव कराने के लिए, वहां पे चुनाव की सीट तय करने के लिए। तो क्या है, ड्रॉइंग द बाउंड्रीज ऑफ द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को के लिए क्या करता है, बाउंड्री बनाता है। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड वुड बी द करेक्ट, इसके लिए आपको पढ़ा होना चाहिए था थोड़ा सा, तब कर पाओगे क्वेश्चन तो। विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज डिफरेंट ट्राइब्स कंप्लीटली ऑटोनॉमी ऑफ प्रिजर्विंग देयर पॉलिसीज एंड कस्टमरी लॉज। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा शेड्यूल है जो कहता है, कौन सा शेड्यूल है जो कहता है कंप्लीट ऑटोनॉमी देता है, मतलब पूरी तरीके से स्वायत्ता देता है लोगों को अपनी क्या रखने का, प्रिजर्विंग देयर पॉलिसीज एंड कस्टमरी लॉज, लोगों को अपने पॉलिसीज और कस्टमरी लॉज को क्या करने का देता है, अधिकार, उनको प्रिजर्व करने का। तो कौन सा शेड्यूल है, तो रुकिए दोस्तों मैं बताता हूं आपको। तो इस पे शुरुआत करते हैं ऐसे कि, तो
देखो दोस्तों, सबसे पहले तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि शेड्यूल होते क्या है, शेड्यूल क्या होते हैं। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो दोस्तों, शेड्यूल्स क्या है, आपने 11वीं क्लास में जरूर पढ़ा होगा। शेड्यूल क्या है? जो भी एक्स्ट्रा प्रोविजन होते हैं, एक्स्ट्रा प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के क्या है? एक्स्ट्रा प्रोविजन। उनको संविधान में रख के ना रख के हमने किस में रख दिया है? एक्स्ट्रा प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कम अंडर शेड्यूल्स। ठीक है। तो संविधान की जो एक्स्ट्रा चीजें हैं ना, अब उसे हम हर चीज को अगर संविधान में डालते तो संविधान पहले इतना बल्कि है और बड़ा हो जाता। तो उसकी कुछ एक्स्ट्रा चीजों को हमने किस में डाल दिया? शेड्यूल में। ठीक है। तो ये क्या है? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इंफॉर्मेशन है। और आसान भाषा में अगर लिखूं तो ये क्या है? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इंफॉर्मेशन। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इंफॉर्मेशन है शेड्यूल्स। ठीक है। कितने शेड्यूल हैं? तो आज के टाइम पे आई थिंक लगभग 11 शेड्यूल होंगे। पहला शेड्यूल क्या है? पहला शेड्यूल है जो बताता है भारत में कितने स्टेट हैं। ठीक है। कितनी भारत के अंदर यूटी है। तो पहला शेड्यूल तो हम लोगों को ये बताता है। ठीक है। और फिर दूसरा शेड्यूल क्या बताता है? दूसरा शेड्यूल दोस्तों हमें बता, ये हो गया, ये हो गया पहला शेड्यूल। उसके बाद दूसरा शेड्यूल हमें क्या बताता है? दूसरा शेड्यूल हमें बताता है जो जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उनकी सैलरी, सैलरी, ओथ। ठीक है। किसकी बताता है? सरकार। मान लो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जो, ठीक है, और जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, उनको क्या क्या सैलरी मिलेगी, क्या उनकी सैलरी होगी, क्या उसकी ओथ होगी, क्या उनको प्रिविलेज मिलेगी, प्रिविलेज मिलेगी। ये सेकंड में है। थर्ड में क्या है? थर्ड में है, अच्छा, ओथ गलत इसमें लिख दी। ओथ नहीं होगी इसमें, सैलरी अलाउंसेस, अलाउंसेस, सैलरी अलाउंसेस। और तीसरे में क्या है? ओथ, ओथ शपथ है तीसरे में। चौथे में क्या है? सीट्स ऑफ राज्यसभा। चौथे में क्या लिखी हुई है? चौथे में क्या लिखा हुआ है? एलोकेशन, एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा। ठीक है। तो राज्यसभा में कितनी सीट्स होंगी, कहां से कितनी होंगी, ये किस में लिखा हुआ है? चौथे में। और पांचवे में लिखा हुआ है हमारा, फिफ्थ में लिखा हुआ है, फिफ्थ में लिखा हुआ है हमारा, हम्म, हाँ, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड, शेड्यूल्ड ट्राइब, एसटी, एंड शेड्यूल्ड कास्ट एरिया। ठीक है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स का क्या एरिया, ये लिखा है। और फाइनली है सिक्स, जिसके पे सवाल पूछा गया है। सिक्स में क्या लिखा हुआ है? असम, असम की जगह अमन हो गया, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मिजोरम। यहां पर कैसे सरकार एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, कैसे सरकार यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन। तो जिन बच्चों ने पढ़ा होगा 11वीं में उनको पता होगा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है सिक्स शेड्यूल होगा वैसे। चलिए, तो 20 क्वेश्चंस जो हैं वो हो गए हैं। आगे चलते हैं हम। तो अब क्वेश्चन 21 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 21 क्या है? तो क्वेश्चन 21 पढ़ना शुरू करते हैं। तो इसमें ये जोसेफ ब्रोस टीटो, ठीक है, अब्दुल नासिर, सुकरानो और कवाने एन कुरुमाहा,
ये कुछ लीडर्स दे रखे हैं, ठीक है, और साथ में इनकी क्या दे रखी है, कंट्री दे रखी है। अब दोस्तों मैं आपको पहले बताता हूँ ये लीडर्स सारे जो हैं वो किससे एसोसिएटेड है। आप डरिए मत। आपने एक संगठन का नाम सुना होगा, नैम। फुल फॉर्म है नॉन अलाइंड अलाइंड मूवमेंट। हिंदी में बोलते थे इसको शायद असहयोग आंदोलन, नहीं सॉरी, गुट निरपेक्ष आंदोलन। हिंदी में इसको बोलते थे शायद गुट निरपेक्ष, गुट निरपेक्ष आंदोलन, गुट निरपेक्ष आंदोलन, गुट निरपेक्ष आंदोलन, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू का एक कॉन्सेप्ट था, जब आपको पता हो, आपने पढ़ा होगा कि जब पूरे वर्ल्ड में बायपोलैरिटी चल रही थी, पोलैरिटी चल रही थी, एक तरफ यूएसए ज्यादा देशों को अपने ग्रुप में डालना चाहता था और दूसरी तरफ रशिया ज्यादा देशों को अपने ग्रुप में डालना चाहता था, तो भारत ने एक नया कॉन्सेप्ट चालू किया, गुट निरपेक्ष। मतलब ऐसे देशों को एक ऑप्शन दिया जो किसी भी गुट में नहीं जाना चाहते थे, ना तो वो यूएसए का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते थे ना रशिया का। तो उनके लिए क्या था, नैम था। तो भारत और बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज ने, साउथ ईस्टर्न कंट्रीज ने मिलकर जो है इस संगठन का निर्माण किया। अब इसमें ये ना कुछ लीडर्स दे रखे हैं, ये वो शुरुआती लीडर्स हैं जिन्होंने, इंक्लूडिंग जवाहरलाल नेहरू का इसमें नाम नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ शुरुआती लीडर्स हैं और जवाहरलाल नेहरू, जिनके साथ मिलकर क्या हुआ था, नैम यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट संगठन का निर्माण किया गया था, ठीक है। तो अब एक एक करके ऑप्शंस देखते हैं, ठीक है, एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है जोसेफ ब्रोज टीटो, ठीक है। दूसरा है अब्दुल गैमल अब्दुल नासिर। तीसरा है सुकारनो। चौथा है कवाने एन करूमा। कंट्रीज है इजिप्ट, यूगोस्लाविया, घाना और इंडोनेशिया। देखो दोस्तों सुनो, अगर इनमें से आपको किसी एक का आंसर पता है तो चीजें आसान है, ठीक है, तो चीजें आसान है, अदरवाइज ये आपको बहुत मुश्किल पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं, मुझे जो है ना एक लीडर के बारे में याद है, मैंने सुकारनो सुना था, और मुझे ये पता है कि सुकारनो जो है ना वो ऑप्शन सी है। मेरे हिसाब से जो है सुकारनो जो है वो ऑप्शन सी है, ठीक है। तो सॉरी सॉरी, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी, सॉरी। सी का क्या है, ऑप्शन डी है। सुकारनो का ऑप्शन क्या है, इंडोनेशिया है। मुझे ये पता है कि इसका इंडोनेशिया है। तो अब मुझे मान लीजिए सिर्फ इतना ही पता है, तो सी का 4 है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो अगर दोस्तों मुझे सिर्फ यही पता था ना कि सुकारनो जो है वो इंडोनेशिया का है, लीडर था, तो मेरा ऑप्शन 1 वैसे ही करेक्ट हो जाता है, ठीक है। फिर ए का क्या है, टीटो का क्या है, यूगोस्लाविया है, ठीक है। अब्दुल नासिर का क्या है, इजिप्ट है। और फाइनली कौन बच गए, करूमाहा बच गए। करूमाहा का क्या है, घाना है। मेरा और जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो गया बहुत। आगे चलते हैं। अब दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। पहली स्टेटमेंट है, द कोल्ड वॉर वॉज एन इंटेंस form of rivalry between great powers, but both sides had the capacity to retaliate against any attack and cause so much of destruction that neither could afford to initiate war। भाई ये जो शीत युद्ध था, कोल्ड वॉर था, ये दो महाशक्तियों के बीच में हुई थी, और ये दोनों महाशक्तियां इतनी ज्यादा कैपेबल थी, इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि यदि किसी एक महाशक्ति पे कोई एक दूसरी महाशक्ति अटैक करती, तो भाई ये दोनों ही एक दूसरे को बहुत तरीके से डिफेंड कर सकती थी। अगर ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये डिफेंड कर लेगा, और इसे पता है कि इस पे अटैक करने का मतलब क्या है, खुद को चोटिल करना। और इसे पता है कि अगर इसने इसको अटैक किया तो ये बहुत कैपेबल है, तो इसका इस पे अटैक करना मतलब क्या है, इसको अपने आप पे चोट पहुंचा रहा है, ठीक है। तो राइवलरी बिटवीन ग्रेट पावर्स, बोथ साइड हैड द कैपेसिटी टू रिटेलिएट। रिटेलिएट बहुत आराम से कर सकती है, ठीक है। और क्या कर सकती है, अटैक कर सकती है, और क्या कर सकती है, सो मच डिस्ट्रक्शन कर सकती है, ठीक है। जिस वजह से दोनों ही जो देश थे एक दूसरे के साथ क्या नहीं कर रहे थे, कोल्ड वॉर ही, मतलब कोल्ड वॉर कर रहे थे सिर्फ, मतलब एक दूसरे से अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग ना कर सिर्फ मेंटल आइडियोलॉजिकल वॉर, लिटरली वेपन लेकर नहीं आ गए हैं वॉर करने के लिए, ठीक। तो पहली स्टेटमेंट तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा करेक्ट लग रही है मेरे को, एकदम करेक्ट लग रही है, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट पे आते हैं आप, दूसरी स्टेटमेंट पे एक बार आते हैं।
दूसरी स्टेटमेंट है द टू सुपर पावर्स एंड द कंट्रीज इन द राइवल ब्लॉक वर एक्सपेक्टेड टू बिहेव एज rational and responsible actors. The two superpowers and the countries in the rival bloc were expected to behave as रैशनल एंड रिस्पॉन्सिबल एक्टर्स। तो स्टेटमेंट दूसरी है कि भाई जो सुपर पावर है और जो इनके साथ अलाइंड राइवल ब्लॉक्स जो थे वो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो रैशनल और बहुत ही प्रैक्टिकल होंगे और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से क्या करेंगे, एक्ट करेंगे। तो हाँ ठीक है, ये तो बहुत ही सीधी सी स्टेटमेंट दे दी। तो 22 का क्या होना चाहिए, ए और बी दोनों सही होनी चाहिए, मतलब 1 और 2 दोनों सही होनी चाहिए। बोथ स्टेटमेंट ए 1 एंड 2 इज करेक्ट, तो सही है, यही होगा, बात खत्म। तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलिए अगले पे आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर इन द सीक्वेंस द रिजीम पीरियड ऑफ सोवियत एंड रशिया। सोवियत यूनियन जिसे आज रशिया कहते हैं, ठीक है, तो उसका ये रिजीम पीरियड लिखा हुआ है, कुछ उसके नेता लिखे हुए हैं। अब इनको हम लोगों को क्या करना है, इनको हमें थोड़ा सा लाइन वाइज से लगाना है। चलिए तो कोशिश करते हैं। तो देखो दोस्तों, मेरे को ना ये 5 ऑप्शन है, स्टालिन, लियोनिड ब्रेंज ब्रेंजनेव, निकिता खुर्चेव, बोरिस येल्सिन, मिखाइल गोरबाचेव। मेरे को कसम से बताऊं, मेरे को 2 पता है। मैं अपने को लेके चल रहा हूँ, मेरे को 2 पता है सिर्फ, ठीक है। मैंने सुना है भाई मिखाइल गोरबाचेव के बारे में, ठीक है, मैंने मिखाइल गोरबाचेव के बारे में जो है वो सुना हुआ है, ठीक है। और फिर मैंने एक स्टालिन के बारे में सुना हुआ है। मुझे याद है मिसाइल गोरबाचेव ने क्या किया था, शॉक थेरेपी, क्या की थी, शॉक थेरेपी की थी। और रशिया को क्या कर, यूएसएसआर को क्या कर दिया था, यूएसएसआर को 15 कंट्रीज में या 15 स्टेट्स में या 15 देशों में क्या कर दिया था, पार्टीशन कर दिया था, बांट दिया था। मुझे ये पता है। दूसरी मुझे ये पता है कि दूसरा मुझे ये पता है कि जोसेफ स्टालिन कौन था। मुझे कैसे पता है जोसेफ स्टालिन के बारे में, तो देखो दोस्तों, 1919 में 1919 में रशिया के एक राजा थे जिनका नाम मैं अब भूल चुका हूं, बिल्कुल राइट नाउ। रशिया के एक राजा थे जिनका नाम था, याद आ गया, सार निकोलस टू, ठीक है। और इनके खिलाफ एक आदमी ने क्या किया था, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था, बहुत बड़ी एक लड़ाई लड़ी थी, और उस बंदे का नाम था लेनिन, व्लादिमीर लेनिन, व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन ने सार निकोलस को क्या करा था, राजगद्दी से हटा दिया था। और यूएसएसआर में किसकी शुरुआत, रशिया में किसकी शुरुआत की थी, रशिया में शुरुआत करी थी कम्युनलिज्म की। मुझे इतना पता है। फिर मुझे पता है कि व्लादिमीर लेनिन के बाद अगले लीडर आए थे, जोसेफ स्टालिन, जोसेफ स्टालिन। तो मुझे ये पता है सबसे पहले लीडर कौन थे, लेनिन, और दूसरे लीडर कौन है, स्टालिन। तो मेरे को लेनिन तो कहीं दिख नहीं रहे, तो पहले नंबर पे मैं किसको रख लूंगा, स्टालिन को रखूंगा मैं, जाहिर सी बात है। समझ में आ रहा है भाई, सबसे पहले नेता तो कौन थे, स्टालिन थे, ठीक है, सबसे पहले स्टालिन थे। क्योंकि स्टालिन से पहले तो लेनिन है, लेकिन लेनिन तो लिखे ही नहीं है, तो मुझे पता है स्टालिन है, ठीक है, जोसेफ स्टालिन, ठीक है। एक बहुत बड़े, बहुत ज्यादा एक डिक्टेटर था ये, बहुत बड़ा डिक्टेटर था ये, डिक्टेटर, ठीक है। ऐसा माना जाता है रशिया में 1.5 करोड़ लोगों को मारने के पीछे ये आदमी जिम्मेदार है, जोसेफ स्टालिन, ठीक है। पर बहुत विकास भी किया है इस आदमी ने। तो जोसेफ स्टालिन जो है नंबर ए पे, मैं ये मानता हूँ जो भी ऑर्डर होगा ना उसमें ए तो ए ही आएगा, नंबर 1 पे आएगा। तो ए नंबर 1 पे किस पे है, ऑप्शन 1 पे है, ऑप्शन 3 पे है, इन पे नहीं है, इन पे नहीं है। चलो 2 प्रॉब्लम तो दूर हो गई, ठीक है, 2 प्रॉब्लम तो दूर हो गई। पहली तो ये दूर हो गई कि 2 और 4 नहीं है, बस यही है। चलिए उसके बाद अगली चीज देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो दोस्तों, मुझे ये पता है कि आखिरी जो सोवियत यूनियन का लीडर था वो मिखाइल गोरबाचेव था। आखिरी सोवियत यूनियन का लीडर जो मिखाइल गोरबाचेव था, ठीक है। पर इसमें लिखा हुआ है पीरियड्स ऑफ सोवियत एंड रशिया,
ये दिमाग चलाया इन्होंने। इन्होंने कहा है इसमें इन्होंने लीडर दिए हैं सोवियत के, और किसका लीडर दिया है, रशिया का। ठीक है, मेरे को बाई चांस ये भी पता है कि बोरिस येल्सिन जो है वो रशिया के पहले पीएम है। ठीक है, रशिया के पहले पीएम मुझे ये भी पता है, बोरिस येल्सिन है। ठीक है, तो मेरे लिए अब आसान है थोड़ा सा। मैं देख लेता हूं ऑप्शन डी किस में है, और मैं देख लेता हूं ऑप्शन ई, सॉरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जिस पे हम डिस्कशन कर रहे थे, नेक्स्ट क्वेश्चन जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे वो था, तो अगला क्वेश्चन है जिस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर इन सीक्वेंस द रिजीम पीरियड ऑफ सोवियत एंड रशिया। अब सोवियत और रशिया के बीच में जो अभी तक लीडर्स आए हैं, उन लीडर्स के बारे में ये क्वेश्चन है। ठीक है, उनकी क्रोनोलॉजी बतानी है, मतलब हमें इनके रिजीम की, इनके जो लीडर है इनकी क्या बतानी है, क्रोनोलॉजी बतानी है। क्रोनोलॉजी, कौन कब आया था, कौन पहले आया था, कौन लास्ट में आया था, ये बताना है हमें। अब दोस्तों देखो, मैं मान के चल रहा हूं कि मुझे सिर्फ ये पता है कि जोसेफ स्टालिन और मिखाइल गोर्बाचेव, ये दो लोग मुझे पता है। अब वो भी मुझे कैसे पता है कि 1919 के अंदर रशिया में रेवोल्यूशन हुआ था, जिसे रशियन रेवोल्यूशन बोलते हैं, जिसे रूसी क्रांति बोलते हैं। और उस समय लीडर यहाँ के राजा थे रशिया के, जिनका नाम था सार निकोलस टू, सार निकोलस, निकोलस सेकंड आई थिंक। और इनके अगेंस्ट रिवोल्ट किया था किसने, इनके अगेंस्ट रिवोल्ट किया था एक बहुत बड़े मार्क्सवादी लीडर थे, एक बहुत बड़े मार्क्सिस्ट, मार्क्सिस्ट लीडर थे, जिनका नाम था व्लादिमीर, व्लादिमीर लेनिन, व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, तो व्लादिमीर लेनिन ने क्या किया, सार निकोलस टू को हटा के और किसकी किसकी पावर स्टैब्लिश कर दी, established established the power of कम्युनिस्ट पार्टी। और वहां पे क्या बना दी, कम्युनिस्ट पार्टी बना दी। और कम्युनिस्ट पार्टी के हेड कौन बन गए, खुद। तो पहले हेड कौन होते हैं, पहले हेड तो होते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के व्लादिमीर लेनिन, व्लादिमीर लेनिन। दूसरे नंबर पे कौन होते हैं, तो दूसरे नंबर पे अगले हेड बनते हैं कौन, जोसेफ स्टालिन, जोसेफ स्टालिन, जोसेफ स्टालिन। ठीक है, अब अगले हेड कौन बनते हैं, जोसेफ स्टालिन। अब मुझे ये बात पता है कि शुरुआत कहां से होती है, लेनिन से। दूसरे नंबर पे कौन आए थे, स्टालिन। अब मुझे लेनिन तो कहीं दिख नहीं रहा, व्लादिमीर लेनिन। तो मेरे को समझ गया कि पहले नंबर पे तो मुझे जोसेफ स्टालिन ही रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी था ये। ठीक है, तो पहले नंबर पे मैं किसको रखूंगा, ए, नंबर वन है ए। ए पे कौन है, स्टालिन, तो एक नंबर पे ए ही रहेगा। एक सबसे पहले किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। ठीक है, अब मेरे को इन दोनों ऑप्शन में से किसी एक को चूज करना है। बाई चांस मुझे पता है कि आखिरी जो यूएसएसआर के हेड थे, इनका नाम था मिखाइल, इनका नाम था मिखाइल गोरबाचेव, गोरबाचेव। मुझे ये बात कैसे याद है, क्योंकि मुझे याद है इन्होंने क्या किया था, शॉक थेरेपी। इन्होंने शॉक थेरेपी जो है पॉलिसी अपनाई थी, और जिसमें क्या हुआ था, यूएसएसआर का यूएसएसआर का क्या हो गया था, डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन हो गया था। ठीक है, और यूएसएसआर में से 15 कंट्रीज या 15 स्टेट्स क्या हो गए थे, इंडिपेंडेंट हो गए थे, इंडिपेंडेंट। 15 स्टेट क्या हो गए थे, इंडिपेंडेंट हो गए थे इसमें से। ठीक है, तो मुझे ये पता है कि आखिरी राजा, यूएसएसआर की बात हो रही है तो आखिरी राजा तो यही होगा। ठीक है, और मुझे दूसरी बात क्या पता है, दूसरी बात मुझे पता है कि
शुरुआत जो है वो किससे हुई थी, स्टालिन से हुई थी, ठीक है। चलिए, लेकिन दोस्तों अभी एक कैच है इसके अंदर, अभी इसके अंदर एक कैच है, छोटा सा कैच। क्या है इसके अंदर, एक छोटा सा कि कि दोस्तों इसने लिखा हुआ है रिजीम किसकी, सोवियत की और किसकी, रशिया की। मतलब इसमें सोवियत संघ के जो लीडर्स होंगे वो होंगे। और फिर तुम्हें आपको पता ही है कि 1991 में क्या हुआ था। 1991 में सोवियत संघ के टुकड़े हो गए थे, 15 राज्य अलग हुए, और जिनमें से एक क्या था, रशिया। जो रशिया क्या था, इसका सक्सेसर था, सक्सेसर था। तो इसमें दोस्तों हो सकता है कि किसी एक रशिया के एक या दो लीडर के नाम भी हो। और रशिया का लीडर तो जनरली क्या होगा, बाद में ही आएगा। रशिया के लीडर तो सोवियत संघ के पहले होंगे, और रशिया का तो बाद में ही आएगा। बाई चांस की बात है कि मुझे पता है कि ये जो लीडर है बोरिस येल्सिन, ये क्या था, रशिया का पीएम रह चुका है। ये मुझे ये बात पता थी। मुझे ये नहीं पता था कब रह चुका है, पर मुझे रह चुका है, मुझे ये पता है रह चुका है। तो मेरे हिसाब से ये हो गया आखिरी, आखिरी बंदा ये हो गया, क्योंकि ये पहले रशियन लीडर आए होंगे, और उसके बाद रशियन, सॉरी, पहले सोवियत यूनियन के लीडर्स आए होंगे, उसके बाद रशियन लीडर आया होगा ना। तो मुझे लगता है कि ये एकमात्र रशियन लीडर यही है। बाकी जैसे मैंने निकिता खुर्चेव का नाम सुना है, मैंने लियोनिड बेंजनेव का नाम सुना है, मुझे ये पता है कि यूएसएसआर के, ये मुझे ये नहीं पता कि किस काल के हैं, पर मुझे पता है यूएसएसआर के ही है। पर मुझे बोरिस येल्सिन का पता है कि ये भाई रशिया का लीडर था। तो सीधी बात है, मैं नंबर 1 पे तो रख दूंगा स्टालिन को, ठीक है, और नंबर लास्ट में रख दूंगा किसको, बोरिस येल्सन को। अब मैं देखता हूँ डी किस में है, इन दोनों में से डी किस में है, इसमें डी है। तो राइट ऑप्शन मेरा क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा मेरा 3। पहले नंबर पे कौन आते हैं, जोसेफ स्टालिन। दूसरे नंबर पे कौन आते हैं, निकिता खुर्चेव, ठीक है। चौथे नंबर पे कौन आते हैं, लियोनिड ब्रेंजेनेव। और तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे कौन है, मिखाइल गोर्बाचेव। और पांचवें नंबर पे कौन है, बोरिस येल्सिन। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। तो अगले पे आते हैं, अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। दोबारा से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है वही बनाना है, ठीक है। और क्या है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो बर्लिन ब्लॉकेड बाय सोवियत यूनियन, सोवियत इंटरवेंशन इन दी चेकोस्लोवाकिया, सोवियत इंटरवेंशन इन हंगरी, सोवियत इंटरवेंशन इन अफगानिस्तान, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। नहीं आया वैसे इतना, लेकिन ठीक है। तो इसका बाई चांस की बात मैं तुम्हें बताऊं, मुझे इसके लिए भी ये पता है, बर्लिन की दीवार, बर्लिन की दीवार, बर्लिन ब्लॉकेड सोवियत यूनियन ने किया था, ठीक है। सोवियत यूनियन, यूएसएसआर ने क्या किया था, उन्होंने बर्लिन वॉर बनाई थी, आप सभी को पता होगा। बर्लिन वॉर, बर्लिन वॉल, सॉरी वॉर बोलता हूँ, वॉल। कहाँ पे बनाई थी, ये जर्मनी के में बनाई थी। और जर्मनी के क्या कर दिए थे, एक तरीके से दो टुकड़े कर दिए थे बर्लिन की वॉल ने, जर्मनी में, ठीक है। और कब किया था ये काम, रशिया ने ये काम कब किया था, ये रशिया ने काम किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किया था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुई थी, 1939 टू 1945, ठीक है। मुझे ये समझ में आ रहा है कि सबसे पहली घटना तो दोस्तों यही है, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर सेकंड की बात है, ये तो ठीक है, ये तो वर्ल्ड वॉर सेकंड की बात है। तो मेरे को लग रहा है कि यही बात जो है वो सबसे ज्यादा सच है, ठीक है। तो मैं नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखता हूँ किसको, बर्लिन वाली की दीवार को रखता हूँ, ठीक है। चलिए, तो बर्लिन की वॉल जो है ये तो मुझे समझ में आ गया कब बननी, कब बननी थी ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही बनी थी, ठीक है, जब जर्मनी पे उसने कब्जा कर लिया था, ठीक है। अगर मेरे को आप एग्जैक्ट ईयर पूछोगे तो आई थिंक ईयर होना चाहिए 1961। माइक चल रहा है, ठीक है, ठीक है, 1961 में शायद ये बननी शुरू हुई है। तो 1961, तो मेरे को ना बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि बर्लिन की वॉल जो है वो सबसे पहले है। बाकी हंगरी पे, जैसे अफगानिस्तान पे तो इन्होंने 1970s के अराउंड किया था। सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन कब हुआ था, ये तो सबको पता है, 1991। तो अभी के लिए मैं ये देखता हूं कि क्या ऑप्शन ए किस किस में है। ऑप्शन ए मुझे दिख रहा है इसमें,
और ऑप्शन ए मुझे दिख रहा है इसमें। फिर दूसरी चीज मुझे ये भी समझ में आ रही है कि शायद सबसे बाद में जो चीज हुई होगी, इसमें सब में क्या लिखा है, सोवियत इंटरवेंशन इन चेकोस्लोवाकिया। मुझे नहीं पता कि कब किया था, पर ये कह रहा है सोवियत संघ ने इंटरवेंशन किया था चेकोस्लोवाकिया पे, सोवियत संघ ने इंटरवेंशन किया था हंगरी पे, सोवियत संघ ने इंटरवेंशन किया था हंगरी पे। इन सब ने में क्या वर्ड कॉमन है, सोवियत सोवियत सोवियत। यहाँ पे सोवियत का क्या हो रहा है, डिसइंटीग्रेशन। तो सीधी बात है ना, अबे मेरे को नहीं पता कि सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन जो है 1991 में हुआ है, मैं मान लेता हूँ। पर मैं ये तो समझ पा रहा हूँ कि सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन जब हुआ होगा, ये सारी घटनाएं तो उससे पहले की होंगी, ये तो सबसे बाद की घटना होगी। इतना तो मैं कॉमन सेंस लगा सकता हूँ, 12वीं का बच्चा हूं मैं। हाँ लगा सकता हूँ। तो चलो आगे, ठीक है। तो तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि ऑप्शन ए और ऑप्शन ई, ये सबसे पहले ऑप्शन ए और सबसे ऑप्शन ई जो है वो सबसे बाद का सिनेरियो होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो देखते हैं किस किस में है। तो ऑप्शन ए और ई इसमें भी है और इसमें भी है। ये है क्वेश्चन जिसमें आपको और नॉलेज चाहिए। आप देख रहे हो, इस पे नहीं फंसी हमारी बात। इसमें ऑप्शन ए ई, ऑप्शन ए ई, ए शुरुआत में ई लास्ट में, ए शुरुआत में ई लास्ट में, ठीक है। इसमें तो भाई दोनों जगह पे क्या हो गया, कहानी फंस गई है दोस्तों अभी के लिए। अब हमें अगली चीज जो है वो याद करनी पड़ेगी, ठीक है, कि अगली चीज कब हुई थी। अब हमें थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा। पर मेरे को ना ये पता है, मुझे ये पता है कि सोवियत संघ के ना, सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के पीछे ना उनका अफगानिस्तान में इंटरवेंशन था। मुझे ये पता है अफगानिस्तान, मुझे ये पता है कि अफगानिस्तान इंटरवेंशन इंटरवेंशन बिकम बिकम द रीजन फॉर रीजन फॉर डिसइंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के पीछे अफगानिस्तान पे अटैक करना है। क्यों? बिकॉज यूएसएसआर बिकम वेरी वीक इन अफगान इंटरवेंशन, इन अफगान इंटरवेंशन। अफगान में इंटरवेंशन के बाद यूएसएसआर क्या हो गया, बहुत ज्यादा वीक हो गया था। और जिसके बाद क्या हो गया, क्योंकि वहां पे एक आपने तालिबान नाम का संगठन सुना होगा, इन्होंने इसको वीक कर दिया था। किसने वीक कर दिया था, किसने वीक किया था, तालिबान ने। यूएसए ने एक संगठन बनाया, बनवाया था वहां पर, तालिबान। और इस संगठन ने इनको बहुत वीक कर दिया था। और जिसके बाद इनमें कमजोरी इतनी बढ़ गई कि फाइनली क्या हो गया, 1991 में डिसइंटीग्रेशन। तो मेरे को ये पता है कि भाई अफगानिस्तान के बाद तो उन्होंने किसी पर अटैक किया ही नहीं है, मेरे को ये पता है, क्योंकि वो वीक इतने हो गए थे। तो सोवियत संघ के, सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन से पहले उनका सबसे लास्ट अटैक कौन सा होगा, अफगानिस्तान। तो अब इसे और देख लेते हैं। तो ऑप्शन डी अफगानिस्तान किसमें है, इसमें ऑप्शन सी है, इसमें सेकंड लास्ट ऑप्शन, ओ इसमें तो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी है। तो भाई फाइनली हमारा आंसर हो गया। देखो दोस्तों, आंसर निकलता है यार, आपको ब्रेन लगाना है, आपको थोड़ा लॉजिकल होना है, आपको रीजनिंग इस्तेमाल करनी है, ऑप्शन निकलता है, ठीक है, क्वेश्चन निकलता है। एक लेवल पे नहीं बनेगा, दूसरे लेवल पे बनेगा। जैसे यहाँ पे तो तीसरे लेवल पे सोचना पड़ा है, थोड़ा सा सोचो यार, आराम से निकलता है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। Who won the US presidential election in 1992 and 1996? 1992 से 1996 के दौरान पे यूएसए के प्रेसिडेंट जो है वो कौन बनते हैं। देखो दोस्तों, यार बराक ओबामा मत लिख देना भाई, ये तो मार खाने वाली बात हो जाएगी, ठीक है। आपको पता ही है अभी यूएस के प्रेसिडेंट कौन है, तो बहुत महान आदमी है, बहुत समझदार व्यक्ति है, साधु है, संत है, मतलब उनकी जितनी खासियत हो, जितनी तारीफ करूं मैं उतना कम है। वो बहुत ही ज्यादा, बहुत ही अग्रम, बहुत ही आगे के व्यक्ति, हम तो बहुत तुच्छ लोग हैं, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत ही आगे के व्यक्ति हैं, ठीक है। उससे पहले कौन थे, उससे पहले उनसे थोड़े पीछे के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, डेमोक्रेटिक पार्टी से थे, अरे बड़ा ही फेमस आदमी था यार, मतलब काम फेमस वाले नहीं किए थे, पर ठीक है। चलिए उसके बाद फिर पहले कौन थे, डोनाल्ड ट्रंप।
और फिर डोनाल्ड ट्रंप से पहले कौन थे, बराक ओबामा। तो बराक ओबामा तो भाई ऑप्शन मत डालना, ठीक है। वो डोनाल्ड ट्रंप का जो इससे पहले वाला टेन्योर था उसमें बराक ओबामा थे, तो बराक ओबामा तो रहने देना आप, ठीक है। उसके बाद जॉन एफ कैनेडी, नहीं दोस्तों, जॉन एफ कैनेडी तो आई थिंक 1960 के आसपास के थे, ठीक है। उसके बाद है विलियम जेफरसन, बिल क्लिंटन और जॉर्ज डब्ल्यू बुश। जॉर्ज डब्ल्यू बुश शायद 2000s के अराउंड जो है वो बनते हैं, ठीक है। और राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 1 होगा। आई नो इस पे आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, आपको पता होना चाहिए, नहीं तो मुश्किल है इसका सवाल ये जवाब कर पाना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इराक इन्वेजन बाय द यूएस इज इनकरेक्ट। तो इराक पे यूएस ने इन्वेजन किया था सद्दाम हुसैन के ऊपर, इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो गलत है इराक इन्वेजन के बारे में। तो पहली स्टेटमेंट है द यूएस लॉस्ट ओवर 3000 मिलिट्री पर्सनल इन दी वॉर। यूएस जो है वो लगभग 3000 मिलिट्री पर्सनल जो है वो गवा चुका था। क्या ये बात सच है, गलत है। उसके बाद दूसरा है द यूएन हैड गिवन कंसेंट टू हाँ इन्वेड द इराक। यूएन ने इन्वेड करने की इराक में परमिशन दे दी थी। तीसरा ऑप्शन है मोर देन 40 अदर कंट्रीज ज्वाइन द यूएस लेड कॉलिशन ऑफ विलिंग। यूएस के साथ बाकी 40 कंट्री और जुड़ गए थे नाटो की, और उन्होंने मिलके इराक पे अटैक किया था। हाँ भाई देखते हैं मतलब और आगे। द इन्वेजन वॉज टू प्रिवेंट इराक फ्रॉम डेवलपिंग वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। देखो दोस्तों, पहली बात तो इन्होंने इराक पे हमला क्यों किया, यूएस के हिसाब से इराक क्या कर रहा था, वेपन बना रहा था, ठीक है। यूएस को भी नहीं पता उसने क्यों किया है, पर रीजन ये दे दिया कि एक मास डिस्ट्रक्शन का हथियार बना रहा था, ठीक है, सद्दाम हुसैन जो उस समय थे। उसके बाद क्या 40 और देशों ने भी हमला किया था, हाँ भाई ये भी हुआ था, ये बात भी सच है कि 40 और अदर कंट्रीज ने, जो कि किसकी थी, नाटो की थी, नाटो की थी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन, इसके देशों ने मिलकर भी क्या किया था, हमला किया था, ये बात भी सच है, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि क्या यूएस ने 3000 मिलिट्री पर्सनल गवाए थे। अरे भाई यूएस ने क्यों गवाएगा, यूएस यूएस ने तो सीधे मिसाइल से अटैक किया था, सीधे मिसाइल से अटैक किया था उन्होंने। उन्होंने पहले अपने आर्मी पर्सनल नहीं भेजे थे, पहले क्या किया, मिसाइल से अटैक किया, इराक को पूरा बर्बाद कर दिया, फिर सबकी फौज गई थी। और दूसरा है यूएन हैड गिवन द कंसेंट, नहीं भाई यूएन ने कंसेंट कभी भी नहीं दिया था इराक पे कब्जा करने के लिए, ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। अगले पे चलते हैं। द सर्कल ऑफ 12 गोल्ड स्टार्स ऑन द यूरोपियन यूनियन फ्लैग रिफर्स टू डैश। यूरोप के जो यूरोपियन झंडे के में जो 12 गोल्ड स्टार्स हैं वो क्या दर्शाते हैं, वो क्या दर्शाते हैं दोस्तों, मैं ही बता देता हूँ यार, सॉलिडेरिटी एंड हार्मनी दर्शाते हैं, ठीक है। सॉलिडेरिटी और हार्मनी जो है वो दर्शाते हैं। कौन, ये जो झंडे पे वो लगे हुए हैं 12 12 गोल्ड स्टार्स, ठीक है। इसके लिए आपने झंडा देखा हुआ होना चाहिए था, आराम से क्वेश्चन हो जाता, ठीक है। फैक्चुअल है बहुत ज्यादा, पेपर में मतलब टीचर जनरली क्लासेस में ये चीजें ऐसे ही बताते हैं। उसके बाद है आसियान वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1967 बाय साइनिंग, अच्छा मुझे लगा सिंगिंग लिखा है यार, बाय साइनिंग, साइनिंग की स्पेलिंग माइंड मत करना है ना, ठीक है, बाय साइनिंग डैश। अब क्या साइनिंग, क्या साइनिंग, अच्छा स्पेलिंग ठीक तो है यार, तो क्या साइनिंग, तो पहला है कौन सा एग्रीमेंट है, शेंजन एग्रीमेंट। दूसरा है ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट, बैंकॉक डिक्लेरेशन, बैंडुंग कॉन्फ्रेंस। अरे यार ये तो आप लोगों ने अगर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा बांडुंग कॉन्फ्रेंस के बारे में, अगर बैंकॉक डिक्लेरेशन के बारे में, तो आप ऐसे ही जो है ना ये सवाल सॉल्व कर सकते हो। जैसे इनके बारे में, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा अगर मैं बताऊं तो 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 हम लोग डिस्कस कर रहे थे आसियान के बारे में, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे आसियान के बारे में। तो आसियान में देखो दोस्तों बहुत इजी है ये। तो कैसे इजी है,
देखो दोस्तों, अब मैं आपको अगर बताऊं, ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट ये किससे रिलेटेड है? ये यूरोपियन यूनियन जब बना था उससे रिलेटेड है, 1992 में ये बना है, ठीक है। और शेंगेन एग्रीमेंट क्या है? ये लक्समबर्ग में हुआ है, लक्समबर्ग के अंदर हुआ है। और ये यूरोप से रिलेटेड एक एग्रीमेंट है, यूरोप। तो आप तो क्यों ही समझो इसको, यूरोप से रिलेटेड है, ठीक है। एक लक्सम शेंजन जगह बनाने की मांग हो रही थी। बार्डुंग कॉन्फ्रेंस कब हुई है? ये हुई है 1955 में, ठीक है। आसियान जो है वो वाली नहीं है ये। बैंकॉक डिक्लेरेशन जो है ये हुई है 1967 में। और ये रिलेटेड किससे है? आसियान से। आसियान। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ठीक है। अगले भी चलते हैं। The government of India and Bangladesh had difficult differences over the sharing of river water of dash। कौन सी नदी के ऊपर बांग्लादेश और भारत सरकार के बीच में क्या है, कुछ आपस में प्रॉब्लम्स हैं। तो देखो दोस्तों सुनो, थोड़ी सी नदियां भी हम बना देते हैं भाई हाथ के हाथ, ठीक है। इधर 4 नदियों की बात हो रही है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, तुंगभद्रा, 3 नदियों की बात हो रही है। पहली नदी तो मैं आपको बताता हूँ, गंगा। गंगा कहाँ से शुरू होती है? उत्तराखंड से शुरू होती है। और ऐसे बिहार, यूपी, बिहार, ठीक है, यहाँ से बहते हुए और कहाँ पे एंट्री कर जाती है? बांग्लादेश। और यहाँ पे निकल जाती है कहाँ पर? यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा बनाती है और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में निकल जाती है, बे ऑफ बंगाल में, है ना। सबको पता होगी इतनी बात तो। उसके बाद एक और नदी है यमुना। ये ट्रिब्यूटरी है किसकी? ये भी उत्तराखंड से शुरू होती है, दिल्ली विल्ली हरियाणा जाती है और इलाहाबाद में आके गंगा से मिल जाती है। और एक और नदी है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी जो है चाइना से शुरू होती है, ठीक है। और ऐसे करके एंटर करती है इंडिया में और फाइनली किसको मिल जाती है? गंगा को, ठीक है। अब आप सोच लो भाई कौन सी नदियों के बीच में। और एक और नदी क्या है? तुंगभद्रा। तुंगभद्रा भाई यहाँ पे है, तुंगभद्रा यहाँ पर है, ठीक है, साउथ में। अब आप देख लो भाई के कौन सी नदियों के बीच में, कौन सी नदियों की वजह से इंडिया और बांग्लादेश का विवाद हो सकता है। यमुना तो रहने ही दूं ना, यमुना तो नहीं होगा, तुंगभद्रा तो नहीं होगा। दो नदियां ही हैं बस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। तो इसी को ऑप्शन लगा देते हैं, क्यों ज्यादा सोचना भाई। गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन 2, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ठीक है। चलिए, उसके बाद है द फर्स्ट WSF मीटिंग वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन, ठीक है। तो भाई ये किसके बारे में है? WSF मीटिंग। तो सबसे पहले तो WS मीटिंग, इसका फुल फॉर्म जानिए सबसे पहले तो आसान भाषा में अगर मैं आप लोगों को बताऊं WSF क्या है, तो WSF की फुल फॉर्म है वर्ल्ड सोशल फोरम। क्या है ये वर्ल्ड सोशल फोरम? ये एक तरीके की मीटिंग है, नहीं मीटिंग नहीं, एक तरीके की गैदरिंग है। ये एक तरीके की गैदरिंग है ऑफ डिफरेंट पीपल। मतलब दूर 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 दुनिया से लोग, अलग अलग लोग आएंगे, एक्टिविस्ट हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, ठीक है। ये सब जो है इसमें जुड़ते हैं आसान भाषा में। कब हुई थी? देखो दोस्तों, ये मैं आई नो, मैं समझ पा रहा हूँ, ये आपके लिए बता पाना उतना आसान नहीं होगा, बट ब्राजील इसका आंसर है, ठीक है। ये एक मैं मुश्किल की कैटेगरी में रखूंगा इसको। अगला क्वेश्चन, द एक्सपेंड ऑफ लिट्टे। लिट्टे क्या था भाई? लिट्टे, देखो दोस्तों सुनो, ये रहा भारत। भारत के यहाँ पर है एक देश जिसका नाम है श्रीलंका, ठीक है। इसको भी आज़ादी शायद 1946 में ही मिल गई थी या 1948 में मिली थी। 46 या 48 अराउंड जो है इसको आज़ादी मिल गई थी। यहाँ पर जो है श्रीलंका में कौन रहते हैं? यहाँ पर एक तो रहते हैं श्रीलंकन तमिल, श्रीलंकन तमिल, और जिन्हें सिन, और एक है इंडियन तमिल। जो कहाँ इंडिया से ब्रिटिशर्स जो है वो कहाँ लेकर गए थे? श्रीलंका में लेकर गए थे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जब श्रीलंका आज़ाद हो गया तो श्रीलंकन तमिल्स ने सारे राइट्स जो हैं वो खुद को दे दिए, ठीक है। और एक बहुत ही बुरी चीज़ की, और वो बुरी चीज़ क्या की कि तमिल भाषा को, तमिल भाषा को क्या क्या किया, तमिल भाषा को इन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाया।
ठीक है। और श्रीलंका इंडियन तमिल के साथ क्या कर रहे थे, बहुत ज्यादा भेदभाव कर रहे थे। फिर बाद में क्या हुआ, इंडियन तमिल्स का एक संगठन खड़ा हो गया श्रीलंका में, और उन्होंने क्या किया, एक सिविल वॉर छेड़ दी, और 20 सालों तक वो ये सिविल वॉर चली। अब इसका फुल फॉर्म क्या है, लिट्टे का, ठीक है। जिसके हेड थे प्रभाकर। प्रभाकर, श्रीलंका को बर्बाद कर दिया था इस आदमी ने, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, अब आप लोग ये बताइए, ठीक है। फुल फॉर्म, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, लिबरेशन तेलुगु ऑफ तमिल एलम, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, और लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तेलुगु। देखो तेलुगु तो हटा दो, जहां जहां तेलुगु है ये तो हटा दो, तमिल की बात हो रही है, तो इन दोनों में से कोई एक होगा। क्या है, तो पहला है लिबर्टी टाइगर्स, तो लिबर्टी टाइगर्स नहीं है दोस्तों, लिबरेशन टाइगर्स है। तो ऑप्शन 2 इज वुड बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सॉरी 3 इज द करेक्ट आंसर, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। अगले पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब चल रहा है, इन विच ईयर वॉज द यूनिसेफ स्टैब्लिश, यूनिसेफ का निर्माण जो है वो किस ईयर में हुआ था। तो देखो दोस्तों, यूनिसेफ के बारे में मैं आप लोगों से क्लास में बहुत अच्छा डिस्कशन करूंगा, अभी के लिए आप समझ लो 1946 में जो है इसका क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, which of the following is an incorrect option related to decision making, UN is more relevant in the changing scenario as it is 16th anniversary in 2005। अब ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट ऑप्शन, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है, रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग, यूएन के डिसीजन मेकिंग में इज मोर रेलिवेंट इन चेंजिंग सिनेरियो। और आज के टाइम पे देखो भाई, यूएस की जो डिसीजन मेकिंग है 60 साल पूरे हो गए हैं 2005 में, तो अब इसमें कुछ चेंजेस आ जाने चाहिए। अब इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है ये बताना है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन राइट काउंसिल, ठीक है। तो 2005 में कोई इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन राइट काउंसिल हुआ है, एग्रीमेंट अचीव द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हुआ है, क्रिएशन ऑफ डेमोक्रेसी फंड हुआ है, एंड एग्रीमेंट टू कंटिन्यू द ट्रस्टीशिप काउंसिल हुआ है। तो दोस्तों देखो, इसे समझाने के लिए आपको मैं सबसे पहले एक बात बताता हूं, यूएन के ऑर्गन्स के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। यूएनओ के ऑर्गन्स, यूएनओ के ऑर्गन्स के बारे में सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं यूएनओ के, यूएनओ के ऑर्गन है, सबसे पहले तो इसकी यूएनओ की है जनरल असेंबली, सबसे पहली तो है जनरल असेंबली, जनरल असेंबली, ठीक है, जिसे महासभा बोलते हैं। उसके बाद है इसकी एक सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल। उसके बाद है इसका इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सोशल काउंसिल। उसके बाद है, उसके बाद है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और लास्ट है ट्रस्टीशिप काउंसिल, लास्ट है ट्रस्टीशिप काउंसिल, लास्ट है ट्रस्टीशिप काउंसिल, ठीक है। ये 5 और अंगों से मिलकर कौन बनता है, यूएनओ, ठीक है। इन पांचों के अपने अपने काम है। असेंबली क्या करती है, कोई भी डिसीजन लेती है। सिक्योरिटी काउंसिल किसी भी डिसीजन को खत्म कर सकती है। ये सोसाइटी के ऊपर, सोशल उसके ऊपर है। ये क्या है, न्याय का काम देती है। और ये ट्रस्टीशिप किसके लिए था, ये अफ्रीकन देशों के लिए था, जो गरीब पुअर अफ्रीकन देश है उनके लिए एक ट्रस्टीशिप था। इसे ना बहुत पहले ही जो है क्या कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। तो 2005 में एग्रीमेंट हुआ था कॉन्टिन्यू ट्रस्टीशिप को लेकर, नहीं गलत है ये। तो ये ऑप्शन जो है गलत है, क्योंकि इसमें क्या बताना है, इनकरेक्ट, ठीक है। तो ट्रस्टीशिप को तो इन्होंने खत्म कर दिया था। तो 2005 में क्या एग्रीमेंट हुआ था ट्रस्टीशिप को कैरी ऑन करने का, नहीं गलत है, ठीक है। चलिए, उसके बाद है, चलिए उसके बाद सॉल्ट, स्टार्ट, एबीएम, एनपीटी, ठीक है। अब इनकी मुझे लगता है सबकी हाँ फुल फॉर्म है, सबकी फुल फॉर्म है, ठीक है। अब किसकी क्या फुल फॉर्म है, अब हमें इसके बारे में जो है बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले है सॉल्ट, स्टार्ट,
एबीएम और एनपीटी, मुझे एनपीटी पता है बस, मान लेते हैं मुझे सिर्फ क्या पता है, एनपीटी पे पता है। एनपीटी की फुल फॉर्म है न्यूक्लियर प्रोलिफिकेशन ट्रीटी, ऐसा कुछ करके है, कहीं है यहाँ पर कुछ, देखो है द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी। ऑप्शन डी का क्या हो गया 3, ऑप्शन डी का क्या हो गया 3। अब देख लेते हैं ऑप्शन डी में 3 कौन सा है, ऑप्शन डी 3 ये रहा, नहीं है नहीं है, ठीक है। तो दो जो है वहां पे बात बन रही है, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 जो है मेरा वो क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन 1 का सॉरी ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में से कुछ करेक्ट होना चाहिए। 3 और 4 तो जो है वो मैंने क्या कर दिए, हटा दिए। चलिए उसके बाद एक और देखते हैं। अब हम लोग कोशिश करते हैं समझने की, जैसे मुझे पता है एबीएम क्या होता है, ठीक है। एबीएम क्या है, तो ये है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल को बोलते हैं एबीएम, ठीक है। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी होती है, एबीएम मिसाइल कौन सी होती है, जो मिसाइलें मान लो यहां से आपने छोड़ी, यूं गई एक ऊपर गई और उसके बाद अपने टारगेट को क्या करती है, हिट, पहले ऊपर जाएगी और उसके बाद हिट करती है, ऐसी मिसाइल को बोलते हैं एबीएम मिसाइल। एक और मिसाइल होती है क्रूज, जो सीधे जाती है, ठीक है। तो मुझे पता था एबीएम, द एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, ठीक है। सी का क्या हो गया, सी का मैंने टिक कर देता हूं 2 पे। सी का 2 क्या है, सी का 2 है, सी का 4 है, ऑप्शन ए मेरा सही हो गया बस, ठीक है। ऑप्शन ए मेरा सही। सॉल्ट की क्या होगी, स्ट्रैटेजिक्स, द स्ट्रैटेजिक आर्म लिमिटेशन ट्रीटी, और स्टार्ट की क्या होगी, स्टार्ट की होगी द स्ट्रैटेजिक्स आर्म रिडक्शन ट्रीटी, ठीक है। खत्म हो गया मेरा काम। चलिए आगे, अगले पर चलते हैं। अगला है डिसआर्मामेंट रिक्वायर्स ऑल द स्टेट टू गिव अप। डिसआर्मामेंट का मतलब क्या होता है, सभी क्या हो जाए, वेपनलेस हो जाए। डिसआर्मामेंट का मतलब क्या है, सभी क्या हो जाए, वेपनलेस हो जाए। अब वेपनलेस का मतलब क्या है, वॉयलेंस नहीं, वेपन्स नहीं, आर्म्स कंट्रोल नहीं, इंटरनल वॉर, ठीक है। तो क्या नहीं साहब मैंने तो सारी गलत कर दी है भाई, ठीक है। तो डिसआर्मामेंट रिक्वायर्स, अच्छा ऑप्शन ये है, डिसआर्मामेंट जो है वो उसको क्या, वो क्या रिक्वायरमेंट है उसकी, ठीक है। रिक्वायर्स ऑल द स्टेट्स टू गिव अप, ठीक है। डिसआर्मामेंट के लिए मतलब वेपन लेस करने के लिए किसी भी देश को क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वॉयलेंस करना पड़ेगा नहीं, हमें किसका गिव अप करना पड़ेगा, हमें किसका गिव अप करना पड़ेगा, वॉयलेंस का नहीं, आर्म्स कंट्रोल का नहीं, इंटरनल वॉर का नहीं, हमें किसका गिव अप करना पड़ेगा, वेपन्स का गिव अप करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ईयर दे रखे हैं और कुछ वो दी हुई है, ट्रीटीज या रिपोर्ट या प्रोटोकॉल जो है वो दी हुई है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किसका क्या आना चाहिए। तो दोस्तों देखो, इसमें ये कुछ ट्रीटी है या कुछ रिपोर्ट है, जैसे ब्रंटलैंड रिपोर्ट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, एंटार्क्टिक ट्रीटी, एंटार्क्टिक इन्वायरमेंट प्रोटोकॉल। अब मैं ये मान के चलता हूं कि किसी भी स्टूडेंट को ये सारी चीजें पता होना तो पॉसिबल नहीं है, पर ना ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है ज्यादातर, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। और मैंने ना इन्वायरमेंट से रिलेटेड सुना था एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में, आपकी बुक में भी पढ़ाया जाता है, कहाँ पे है ये, मॉन्ट्रियल कनाडा में है, ठीक है। तो वहां पे एक ना प्रोटोकॉल हुआ था, और कब हुआ था, तो मुझे बाई चांस की बात है ये पता है कि 1987 में हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब मैं देखता हूँ डी का सेकंड किसी में है, डी का 1 नहीं, डी का 4, डी का 1, डी का सेकंड है, ठीक है। मुझे सिर्फ एक ही ऑप्शन पता था लिटरली, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड सबमिट था ये, इन्वायरमेंट से रिलेटेड सबमिट था, 1987 में हुआ था, कनाडा में हुआ था, ठीक है। क्या था, मॉन्ट्रियल, क्या था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसमें कुछ जो है हम लोगों ने डिसीजंस लिए थे, ठीक है। ये अभी खैर ये एनवायरनमेंट वाले जो चैप्टर्स होते हैं बहुत बड़े होते हैं, तो हम इसके बारे में जब हम पढ़ाएंगे, मैं जब बताऊंगा तब इसके बारे में आपसे बहुत डेप्थ में एनालिसिस जो है मैं इसके बारे में जरूर करूंगा आपसे। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है यूएनईपी क्लब ऑफ रोम जीओडी
रियो डी जेनेरियो, ब्रंटलैंड रिपोर्ट, ठीक है, अ ग्लोबल थिंक टैंक। चलिए, तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं और इसको देखते हैं जरा। यूएनईपी, द क्लब ऑफ रोम, रियो डी जेनेरियो और ब्रुटलैंड। मेरे को बाई चांस की बात बताऊं, सच बताऊं, मेरे को ये पता है कि ब्राजील की जो राजधानी है ना, वो क्या है, रियो डी जनेरियो है। मुझे बाई चांस ये पता है कि ब्राजील की जो राजधानी है ना, वो रियो डी जनेरियो है। ठीक है, ये आपको भी शायद पता होगा। एक बार देखते हैं सी का वन किस किस में है। सी का वन है, सी का टू है, सी का थ्री है, सी का वन है। तो ऑप्शन वन और ऑप्शन फोर में से लगने के चांसेस हैं। ठीक है, और देखते हैं, मुझे और कुछ भी पता है क्या? और मुझे थोड़ा सा पता है द क्लब ऑफ रोम के बारे में। द क्लब ऑफ रोम के बारे में। क्लब ऑफ रोम क्या है? ये एक ग्लोबल लेवल का थिंक टैंक है। एक ग्लोबल लेवल का थिंक टैंक है। थिंक टैंक क्या होता है? जो अपनी मतलब जो ना देशों में, वर्ल्ड में होने वाले डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे अपनी एक पोजिशनिंग, एक राय बताता है। ठीक है, वो थिंक टैंक कहलाता है। तो क्या है, द क्लब ऑफ रोम एक, आई थिंक, एक ग्लोबल थिंक टैंक है। तो अब मैं एक बार देखने की कोशिश करता हूँ, सी का फोर किस में है। सी का फोर, सॉरी सी का नहीं, सॉरी सी का नहीं, बी का फोर। बी का फोर किस में? बी का थर्ड, बी का फोर इसमें है, पर इसमें हमारा सी नहीं मिला था, तो इसको रहने दूंगा। बी का फोर, बी का फोर इसमें भी है और बी का फोर इसमें है। तो दोस्तों ये वाला, क्योंकि ये तो हमारा ऑलरेडी मिल गया, अब हमारा एक पेयर और मिल गया। अब हमें जो है बहुत कॉन्फिडेंटली हम इसको क्लिक कर सकते हैं। चलिए, तो वैसे मैं और बताऊं आपको, ये रियो डी जनेरियो के अलावा भी बहुत आराम से हो जाता। मैंने ये वाला ऑप्शन आपको लिया नहीं, क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी था। यूएनईपी, तो अगर मैं यूएनईपी ले लेता ना, तो और कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ती। यूएनईपी क्या है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है। ठीक है, और ब्रटलैंड क्या है? ब्रटलैंड देखो दोस्तों, एक रिपोर्ट थी, आपने सुना होगा, आर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, आर कॉमन फ्यूचर के नाम से ये एक रिपोर्ट थी। ठीक है, ये एक रिपोर्ट थी, ठीक है, जिसके अंदर इन्वायरमेंटल कंसर्न के बारे में बात हुई थी। और द क्लब ऑफ रोम के बारे में मैंने बता दिया, कहाँ पे है ये है कहाँ पे? इटली में। ठीक है, इटली के अंदर है। बहुत इसमें साइंटिस्ट लोग, इसमें साइंटिस्ट, बहुत बड़े बड़े एक्टिविस्ट, इन्वायरमेंटलिस्ट सब जुड़े हुए हैं इसके अंदर। इन्वायरमेंटलिस्ट, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ था इसका? ऑप्शन फोर सही हुआ था इसका। आगे चलते हैं। उसके बाद है ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड इंडिया बिकेम डैश। इंडिया जो है वो क्या बन चुका था कॉलोनियल कॉलोनियल पीरियड के अंदर? तो देखने की कोशिश करते हैं। ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड इंडिया बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, exporter of primary goods and raw material, and consumer of finished goods, exporter of finished goods and importer of primary goods and raw material, importer of primary goods and raw material। ठीक है, तो इनमें से भारत जो है वो क्या बन गया था? ठीक है, तो दोस्तों सुनो, पहली बात तो, जब ब्रिटिशर्स भारत में आए तो ब्रिटिशर्स ने क्या क्या चेंजेस किए, ये देखते हैं। चेंजेस बाय ब्रिटिश, तब शायद ये बात हमारे लिए जाननी थोड़ी सी इजी हो जाएगी। ठीक है, तो ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, कॉलोनियल पीरियड का मतलब क्या है? व्हेन ब्रिटिश रूल रूल इन इंडिया। जब भारत में कौन रूल कर रहे थे? ब्रिटिशर्स जो है जब भारत में रूल कर रहे थे, उस टाइम की बात है ये। ठीक है, तो दोस्तों, भारत की जो इकोनॉमी थी ना, इंडिया जो था वो हमेशा से क्या एक्सपोर्ट करता था? या तो स्पाइसेस, या तो स्पाइसेस एक्सपोर्ट किया करता था, या फिर क्या किया करता था? टेक्सटाइल। अब भारत में टेक्सटाइल से फाइनल गुड्स भी बनते थे बहुत सारे। ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट भी बनते थे। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया? ब्रिटिशर्स ने ये फाइनल गुड्स जो है, ये सॉरी, ये टेक्सटाइल और स्पाइसेस,
ये तो भारत में बेचने लगे, पर भारत में मतलब ये टेक्सटाइल और ये कहाँ पे आए, ब्रिटेन में, ब्रिटेन में। और फिर ब्रिटेन से फाइनल गुड्स बन के वो कहाँ चले जाते थे, फाइनल गुड्स बने और कहाँ चले जाते थे, इंडिया में। मतलब इंडिया का ही कपड़ा, उसकी शर्ट बन गई ब्रिटेन में, दोबारा कहाँ बिकने आ गया, इंडिया में। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो इंडिया एक्सपोर्ट करता था फिनिश गुड्स, नहीं दोस्तों, फिनिश गुड्स भारत एक्सपोर्ट नहीं करता था, ब्रिटिशर्स कभी भी नहीं लेते थे। तो इंपोर्ट करता था प्राइमरी गुड्स, नहीं नहीं, प्राइमरी गुड्स हमारे पास बहुत था। एक्सपोर्ट ऑफ द फिनिश गुड्स नहीं, एक्सपोर्ट फिनिश गुड करता ही नहीं था भाई, ठीक है। और इंपोर्ट करता था प्राइमरी गुड, नहीं। एक्सपोर्ट प्राइमरी गुड्स, हम प्राइमरी गुड्स को एक्सपोर्ट करते थे, हम प्राइमरी गुड्स को एक्सपोर्ट करते थे, सही है। और रॉ मटेरियल को भी करते थे, सही है, ठीक है। और क्या करते थे, कंज्यूम करते थे फिनिश गुड्स को। और जो भी हम फाइनल गुड बनाते थे, वो क्या करते थे, खुद यूज करते थे, ठीक है, कंज्यूम करते थे। हाँ, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। 38 का 2। आगे चलते हैं, 38 का 2। इसके बाद आगे चलते हैं, अब अगले पे बात करते हैं। तो अगला है, where and which year at the WTO ministerial meeting there were widespread protests alleging unfair trading practice by the economically powerful states। भाई ये किस WTO की मीटिंग में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में, ठीक है, प्रोटेस्ट हुआ या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के बारे में बात हुआ? तो देखो दोस्तों, ये मीटिंग हुई थी कहां पर, ये हुई थी 1999 के अंदर, ठीक है। सेटल मीटिंग इसको बोलते हैं। इसमें जो है बहुत सारी अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिसेस के बारे में जो है वो बात हुई थी। चलिए, इन विच ईयर द अटलांटिक चार्टर वॉज साइंड बाय द यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन द रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन द रूजवेल्ट ने कौन से ईयर में क्या किया था, कौन से ईयर में उन्होंने अटलांटिक चार्टर जो है वो साइन किया था, ठीक है। एंड किसके साथ, यूके प्राइम मिनिस्टर विल्स्टन चर्चिल। तो कब की बात है, तो सबसे पहले तो आपको दोस्तों ये पता होना चाहिए अटलांटिक चार्टर है क्या, अटलांटिक चार्टर, ठीक है। सबसे पहले तो अटलांटिक चार्टर क्या है ये पता होना चाहिए, उसके बाद देखेंगे ये कब साइन किया गया था, किस किस के बीच में साइन किया गया था। तो ये चार्टर जो था, ये चार्टर जो था वो, ये चार्टर जो है वो फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन और किसके बीच में हुआ था, चर्चिल के बीच में, चर्चिल के बीच में हुआ था, ठीक है। किस चीज को लिया लेकर हुआ था, फोर 4 पॉइंट प्रोग्राम था ये, 4 पॉइंट प्रोग्राम। चार चीजों को लेकर इनमें आपस में सहमति हुई, जैसे एक्सपेंशन नहीं करेंगे, एक्सपेंशन नहीं करेंगे, किस पे ध्यान देंगे, सेल्फ गवर्नेंस पे ध्यान देंगे, ठीक है। इंटरफेरेंस दूसरे देश पे नहीं करेंगे, ठीक है, इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसी कुछ चीजें जो है वो इनके बीच में क्या हुई, डिसाइड हुई। और कब हुआ था, अगस्त 1941, ठीक है, 14 तारीख, 14 अगस्त की बात है ये, ठीक है। 14 अगस्त को जो है ये डिसाइड हुआ। आगे चलते हैं, अगला है। तो अगला जो है हमारा पूरा पैसेज है, ठीक है। तो हम अब जो है पैसेज को रीड करना शुरू करते हैं। तो 41 पैसेज स्टार्ट करते हैं।